है ना। हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर हम लोग यहाँ पर सेशन के को पढ़ेंगे और बात करेंगे, तो सभी लोग आ ही जाइएगा। कॉपी पेन लेके जरूर बैठिएगा, ये क्लास वैसी क्लास नहीं है कि आप बिना कॉपी पेन लेके बैठ गए तो काम चल जाएगा, है ना। ये तो बिल्कुल भी नहीं होगी। अच्छा, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, जैसे कि आपसे पूछा जाता है ना कि भाई ये एक्टिविटी हो रही है तो बताओ इसमें कौन सी एनर्जी कन्वर्ट हो रही है। फिर आपसे पूछा जाता है ऊपर से नीचे गिर गए, बताओ कौन सी एनर्जी कन्वर्ट हो रही है। आपसे पूछा जाता है कि भाई किस तरीके से अगर पवन ऊर्जा है, मतलब पवन चक्की है, तो उसमें कौन सी एनर्जी है। मोमबत्ती को जलाने में कौन सी एनर्जी वेस्ट हो रही है, मतलब कौन सी एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही है। तो ये सारे क्वेश्चन कहाँ से आए, ये यहीं से ही आए। देखो मैं दिखाती हूँ, लेट मी शो यू कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन जो है वो आप लोगों से सबसे पहले तो पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप लोग कि क्या यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा है। हम यहाँ पर कह रहे हैं कि किसी प्लेट को, देखो यहाँ पर आप लोगों को पढ़ने में आ रहा है ना, दिखाई तो दे रहा है ना सब लोगों को, फटाफट से एक बार मैसेज कर दीजिए। देखो यहाँ पर लिखा है कि किसी प्लेट को किसी ऊंचाई से गिराया जाए तो प्लेट की स्थितिज ऊर्जा जो है वो किसके अंदर कन्वर्ट होती है, जो है ध्वनि ऊर्जा के अंदर कन्वर्ट होती है। पहला क्वेश्चन यहाँ से निकला कि नहीं निकला, बोलो हाँ कि ना, बोलो हाँ कि ना, कि जब किसी वस्तु को गिराया जाता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो किसके अंदर कन्वर्ट होती है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में बता दूंगी, सो डोंट वरी। तो हमने कहा कि जब किसी वस्तु को ऊपर से गिराया जाता है ना, तो वो किस में कन्वर्ट होती है। तो आपको ध्यान रखना है, जब ऊपर से गिराते हैं तो आपने कहा कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो रही है, साउंड एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो रही है। फिर आप लोगों से पूछा जाता है कि जब आप मोमबत्ती को जलाते हैं, देखो मोमबत्ती को जलाना एक अलग चीज है। तो जब मोमबत्ती की हम बात करते हैं तो मोमबत्ती को जब जलाया जाता है तो एनर्जी रिलीज हो रही है ना, एनर्जी रिलीज हो रही है। तो ये प्रोसेस कौन सी होगी, एक्सोथर्मिक। तो आप लोगों को क्या बोला जा रहा है कि यह जो है वो ऊष्माक्षेपी होती है ना। मोमबत्ती को जलाते हैं, एक्सोथर्मिक जो है वो सेम क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, इस चीज को यहाँ पर ध्यान रखना। अच्छा, मोमबत्ती को जलाने पर क्या होता है, आपकी केमिकल एनर्जी जो है वो आपकी थर्मल एनर्जी या फिर आपकी हीट एनर्जी के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाती है। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। 3 क्वेश्चन यहाँ से बन चुके हैं कि मोमबत्ती को जलाने की प्रोसेस एक्चुअली ऊष्माक्षेपी है, यानी कि एक्सोथर्मिक है, और मोमबत्ती जब जलाते हैं तो आपकी केमिकल एनर्जी जो है वो आपकी थर्मल एनर्जी या फिर आपकी हीट एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है कि नहीं। तो देखो इस तरह से आप लोग ना इस एनसीईआरटी में जो जो इंपॉर्टेंट है उन सबको लिखते चलो। अभी ये चीजें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही है, पहले तो मुझे ये बता दो। तो इस तरह से आप लोग काफी सारी चीजों के बारे में बहुत अच्छे से फोकस कर सकते हैं और बहुत सारी चीजों के बारे में जो है वो ध्यान भी रख सकते हैं, ठीक है। अभी इस सेशन के अंदर ना कुछ चीजें हैं जिन पे अपनों को खास तौर पर अंडरलाइन करनी है। अगर आप नहीं पढ़ना चाहते हो तो वैसे कह दो, और पढ़ना चाहते हो कि नहीं मैम हम इस तरह से इस पूरे चैप्टर को अच्छे से देख लेंगे। अब आपसे पूछा जाएगा कि भाई किस किस के अंदर कौन सी एनर्जी है ना। जैसे कि आप लोगों को देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, आपको यहाँ पर दे रखा है कि भाई भोजन पकाने और वाहनों को दौड़ने के लिए जो है वो बेसिकली किस चीज की जरूरत पड़ेगी। तो डेफिनेटली भोजन पकाने की बात हो तो भोजन पक रहा है, डेफिनेटली वहां पर केमिकल एनर्जी है ना। अगर कोई व्हीकल चल रहे हैं तो वहां पर भी आप लोगों से बोला जा रहा है कि वो भी आपकी केमिकल एनर्जी है जो किसी न किसी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो रही है। अब देखो कुछ स्पेशल जो क्वेश्चंस हैं हम उन सारी चीज़ों के बारे में भी यहाँ पर जो है वो डिस्कस आउट करेंगे। और फिर कह रही हूँ मैं आज की क्लास में आज की क्लास में जो है मैं क्या करवाने वाली हूँ दोस्तों, आज की क्लास में हम क्वेश्चंस भी करेंगे। तो कॉपी पेन लेकर जरूर बैठ जाना है। समझ में आ गई क्या बात? ओके तो सोर्स ऑफ एनर्जी की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे, और सोर्स ऑफ एनर्जी के अंदर यहाँ पर जिस बारे में तुम लोग बात कर रहे थे वो कौन सी वाली थी, ये वाली थी ना। क्या बोला जा रहा है, इफ यू ड्रॉप अ प्लेट ऑफ हाई द पोटेंशियल एनर्जी है ना, तो कन्वर्टेड इन द मोस्टली टू साउंड एनर्जी व्हेन इट्स द ग्राउंड। If we light a candle, the process of highly exothermic process, कौन सी प्रोसेस होती है बच्चे, एक्सोथर्मिक प्रोसेस जो है वो यहाँ पर होती है। फिर आपसे ये भी बोला जा रहा है जब आपकी जो कैंडल है जब जलती है ना, तो आपकी कौन सी एनर्जी किसके अंदर कन्वर्ट होती है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपकी केमिकल एनर्जी जो है ना वो बेसिकली किसके अंदर कन्वर्ट होती है, आपकी हीट एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होती है। तो ये सारी चीजें मैं आप लोगों को बता रही थी जो हमारे एग्जाम्स के मतलब हमारा एग्जामिनर जो है वो पूछा जाता है। रैपिड फायर ही आज एज अ टाइप ऑफ रैपिड फायर ही हम लोग करवाएंगे, है ना।
तो ये वाली चीज आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखनी है। अच्छा, इस पूरे में जो है वो ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो आप लोगों से भाई भयंकर तरीके से पूछा जाए, लेकिन हाँ एक चीज जो आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखनी है उसके बारे में भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। देखो क्या यहाँ पर कहा जा रहा है, आपसे बोला जा रहा है जीवाश्मी ईंधन को जलाने की हानियों के बारे में आप लोगों को बोला है। ईंधन को जलाने पर मुक्त होने वाले ईंधन, आपसे पूछा जाए अगर कि जब आप किसी फ्यूल को जलाते हो तो क्या क्या रिलीज होता है, तो कार्बन रिलीज होता है, नाइट्रोजन रिलीज होता है, सल्फर के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड भी रिलीज होते हैं। सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड मिलकर जो है वो क्या बनाते हैं, तो आप लोगों को ये पता है ना कि भाई SO2 यानी ये सल्फर का ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड मिलकर जो है वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके ये तो बनाएगा H2SO4, ये तो क्या बनाएगा H2SO4, और यही H2SO4 जो कि आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये एसिड ये रेन के साथ में जो है वो अर्थ पर आते हैं और यही से ही एसिड रेन यानी अम्लीय वर्षा बनती है। ऐसे ही नाइट्रोजन का ऑक्साइड है जो HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड के फॉर्म में कन्वर्ट होता है और वो जो है वो अर्थ पर आता है। तो आपसे पूछा जाता है ना कि अम्लीय वर्षा यानी कि एसिड रेन कहीं से बनती है, किस चीज से बनती है, तो आपको यहाँ पर पता है कि एसिड रेन जो है जब सल्फर के ऑक्साइड नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं तो जो है वो आपके एसिड रेन का फॉर्मेशन होता है। लखवीर, सुरेंद्र, राम, जुल्फिकर और क्या नाम है मनीषा, पूजा, बोलो देखिए बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई है। इसके अलावा आपको ग्रीन हाउस गैस के बारे में तो पता ही होगा, है ना। तो यहाँ पर आज काफी सारे मतलब ऐसा नहीं है जब आप इस चैप्टर को पढ़ने बैठोगे ना तो आपको ये समझ नहीं आएगा कि यार इसमें से क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है और हमें क्या क्या पढ़नी है। लेकिन अभी मैं जहाँ जहाँ अंडरलाइन लगवा रही हूँ ना, बस वो टॉपिक वो लाइनें ही जो है वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन इस क्वेश्चन से इस चैप्टर से ना बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इस चीज को भी आप लोग यहाँ पर जो है वो ध्यान रखेंगे। अच्छा, जब आप लोग बात करते हैं किसकी, जब आप बात करते हो आपकी पवन चक्की की, है ना, जब पवन चक्की की बात करते हैं तो वहां पर आपसे पूछा जाता है कि जब टरबाइन घूमते हैं तो कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो आपको ध्यान रखनी है आपकी मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा का मतलब क्या हो गया, आपकी मैकेनिकल एनर्जी जो है वो किसके अंदर कन्वर्ट होती है, तो ये आपको ध्यान रखना है आपकी मैकेनिकल एनर्जी आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होती है। क्या बोला जा रहा है, आपकी मैकेनिकल एनर्जी जो है वो किसके अंदर कन्वर्ट होगी, आपकी विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होगी। जब टरबाइन घूमते हैं तो आप लोगों को पर ध्यान रखना है कि आपकी मैकेनिकल एनर्जी आपकी किसके अंदर, आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी के अंदर जो है वो कन्वर्ट होती हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, तो ये आपके इसी चैप्टर के अंदर मेंशन आउट है। मैं उनके अंदर अंडरलाइन लगा रही हूँ आप लोगों के लिए ताकि आप लोगों को उन सारी चीजों के बारे में जो है वो पता लगेगी, क्योंकि अगर खुद से पढ़ोगे ना तो इस चैप्टर में कुछ नहीं समझ में आएगा। लेकिन अगर मैं पढ़वा रही हूँ तो इस चीज को थोड़ा आप लोगों को चीजें समझ में आ जाएंगी। आपसे पूछा जाएगा कि जब आपके जितने भी जितने भी आपके वाटरफॉल वगैरह होते हैं तो आपसे पूछा जाता है कि जब वाटरफॉल गिरते हैं, है ना, तो कौन सी एनर्जी के बारे में बात की जाती है, कौन सी एनर्जी यूजफुल है ना। सुशांत, वेलकम एंड सब्सक्राइब द चैनल, है ना। ये आपके हर एग्जाम के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगी क्योंकि ये तो आपकी साइंस है और साइंस तो वैसे भी हर एग्जाम के लिए आप देख सकते हो। तो आपसे यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जल विद्युत संयंत्रों में गिरते जल, है ना, तो क्या बोला जा रहा है, जब आप लोगों का आपने वाटरफॉल के बारे में बात की तो वाटरफॉल के अंदर क्या होता है, आपसे पूछा जाएगा कि वाटरफॉल के अंदर क्या, जब पानी गिर रहा है तो क्या यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक अन्य प्रारंभिक स्रोत बहते जल की गतिज ऊर्जा, अतः किसी ऊपर की स्थिति से, मतलब कोई चीज ऊपर से गिरेगी तो उसकी स्थितिज ऊर्जा होगी यानी कि पोटेंशियल एनर्जी होगी, है ना। तो आपसे बोला जाए बह रहा है कोई जल तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है। देखो इस क्वेश्चन को ध्यान रखो, पूछा जाता है अगर कोई जल बह रहा है तो उसमें कौन सी एनर्जी है, तो आप यहां पर क्या लिखोगे, जब कोई वाटर अगर बह रहा है तो उसमें आपकी गतिज ऊर्जा है, लेकिन जब कोई वाटरफॉल हो रहा है यानी कि ऊंचाई से अगर कोई पानी बह रहा है, गिर रहा है, तो उसके अंदर उसकी पोटेंशियल एनर्जी है। ये क्वेश्चन मैं अभी करवाऊंगी भी तुमको, है ना। तो वो क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए, देखो यहाँ इस लाइन से पूछे गए हैं। ये वाली चीज आपको ध्यान रखना, जब वाटरफॉल के अंदर हम कह रहे हैं कि कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, तो जो पानी गिर रहा है, बिल्कुल पढ़ सकते हो ऋषभ, 100% पढ़ सकते हो, जब पानी गिर रहा है
है तो ऊपर से गिर रहा है तो पानी के अंदर स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी है, और वो पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअली किसके अंदर कन्वर्ट हो गई है, वो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो गई है आपकी किसके अंदर, वो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो गई है आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी के अंदर। वो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो आपकी किसके अंदर कन्वर्ट हो गई है, आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो गई है। तो यहाँ से पूछा जाएगा कि वाटरफॉल जब होता है तो कौन सी एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, और कह दो कि दीदी बात समझ में आ गई फटाफट से। तो इसके अंदर ना वो कहते हैं ना कि हमारे पास लिखी हुई तो खूब सारी चीजें हैं, लेकिन हमें यही समझ नहीं आता कि कौन सी कितनी इन चीजों के अंदर से कौन कौन से क्वेश्चन और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। तो हमें यही चीज ध्यान रखनी है कि मैं यहाँ पर जिस चीज के लिए अंडरलाइन करवा रही हूँ कि बस इतना इतना ध्यान रख लो, बाकी हमें कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है ना। ये वाली चीज आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखनी है। आपसे नहीं पूछा जाता कि सरदार सरोवर बांध जो है वो कौन सी नदी पर स्थित है, याद करो, और टिहरी बांध जो है वो कौन सी नदी के पर स्थित है। तो आपको ये तो पता ही होगा सभी को कि नर्मदा नदी के ऊपर तो सरदार सरोवर बांध है ना। तो देखो यहाँ पे सिर्फ साइंस ही नहीं और भी सब्जेक्ट हम साथ में देख सकते हैं। और गंगा नदी पर कौन सा बांध है बताओ, देखिए कौन सा डैम है, टिहरी, है ना, ये तो पता ही है ना तुमको। तो देखो ये भी यहाँ से ही चीजें जो है क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं। तो इतने सारे जितना भी कुछ लिखा हुआ है उनके अंदर से हम क्या क्या पढ़ सकते हैं, हमारे पास में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, हमें वो ध्यान रखना है बस, ठीक है। तो ये वाली चीज आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखनी है। अब कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा इस चीज के बारे में भी एक बार हम लोग बात कर लेते हैं। गोबर गैस के बारे में तुम सबको पता है, गोबर गैस के बारे में तुम सबको पता है। वैसे तो आज तक मैंने कोई क्वेश्चन देखा नहीं, लेकिन कभी भी आपके पास में स्लरी के बारे में क्वेश्चन आए, जिसे कर्दम कहते हैं, या फिर स्लरी के बारे में क्वेश्चन आता है तो वो क्या होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि गोबर का वो गाढ़ा घोल है जिसको हम लोग पानी के अंदर डाल के रखते हैं, और वेट मतलब हम लोग जब हमारा गोबर गैस प्लांट के अंदर जिस गोबर के अंदर पानी डाल के रखते हैं ना, वो एक्चुअली जो है वो आपका स्लरी कहलाता है। उस पार्ट को हम स्लरी कहते हैं। इस पूरी प्रोसेस में गोबर गैस बनाने की प्रोसेस दे रखी है, लेकिन हमें इस चीज से मतलब नहीं है। हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है कि इस गोबर गैस से जो है वो हमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपसे पूछा जाए ना कि गोबर गैस प्लांट के अंदर कौन कौन सी गैस प्रोड्यूस होती हैं, तो देखो यहाँ पर कौन सी गैस दे रखी है, मीथेन गैस। तो गोबर गैस से हमें कौन सी गैस मिलती है, मीथेन गैस मिलती है। तो क्या गोबर गैस प्लांट से सिर्फ और सिर्फ मीथेन गैस मिलती है? नहीं, गोबर गैस प्लांट से सिर्फ और सिर्फ मीथेन गैस नहीं, आपकी मीथेन भी मिलेंगी, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलेंगी, हमें हाइड्रोजन गैस भी मिलती हैं, और इसके अलावा हमें हाइड्रोजन सल्फाइड गैस भी मिलती हैं जिसे H2S कहते हैं। कभी तुम्हें भयंकर सीवरेज जैसी स्मेल आ रही हो ना, तो आप लोग समझ लीजिएगा कि वो गैस जो है वो कौन सी है, हाइड्रोजन सल्फाइड के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो हमें सिर्फ और सिर्फ मीथेन गैस नहीं मिलती है, मेरे साथ लिखेंगे कि हमें गोबर गैस प्लांट के अंदर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलता है, हाइड्रोजन भी मिलता है, और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस भी मिलती है, ठीक है। ये क्वेश्चन तो जो है वो हमारा यहाँ से हो गया। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट चीज की बात कर रहे हैं, फिर क्यों कहा जाता है कि गोबर गैस से हमें जो है वो मीथेन गैस मिलती है। क्योंकि ये जो जितनी भी है ना आपकी बची हुई कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन ऑक्साइड है ना, ये जितनी भी गैसेज हैं ये एक्चुअली हमें जो है वो 25% ही मिल रही है। बची हुई 75% जो गैस होती है, बची हुई 75% जो गैस है वो हमें कौन सी मिलती है। तो मतलब हम ये कह रहे हैं कि गोबर गैस से हमें 75% तो जो है वो सिर्फ अकेली मीथेन मिल रही है। और जब से इतना भारी परसेंटेज में जो है वो हमें जो है वो क्या मिल रहा है ना, तो इतनी भारी मात्रा में हमें मीथेन गैस मिलती है, इसलिए हम इसे ऐसा कहते हैं, ठीक है। ये वाली चीज पहली बात तो चीज हमको यहाँ पर जो है वो ध्यान रखनी है। चलो अब इसके बाद में नेक्स्ट चीज की बात करते हैं कि और क्या क्या क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है। अच्छा, स्लरी से अब आपको ये पता है ना कि गोबर गैस जो है वो खाद का काम भी करती है। मतलब गोबर जो है वो एक्चुअली में जो है, सुशांत यहाँ पर अभी तक हमने क्या क्या पोर्शन पढ़े और क्या क्या पॉइंट पढ़े। हम लोग आज के सेशन में जो है ना वो जनरली क्या क्या पढ़ रहे हैं, मैं उसके बारे में एक बार आप लोगों को बता देती हूँ।
हम लोग आज के पोर्शन के अंदर जो है वो क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा, हमने देखा कि अगर आपका वाटर फ्लो हो रहा है तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि आपके पास में जो है वो कौन सी एनर्जी है, गतिज ऊर्जा है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी है। हम कह रहे हैं कि वाटर फॉल हो रहा है यानी कि पानी गिर रहा है ऊंचाई से, तो हमारे पास में पोटेंशियल एनर्जी होती है। 2 क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ से पढ़े। तीसरी चीज हम लोग ये कह रहे हैं कि जब हमारा वाटर फ्लो होता है तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हमारी इलेक्ट्रिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होती है, यानी कि हमारी विद्युत धारा के अंदर कन्वर्ट होती है। हमने आज के चैप्टर में जो जो पढ़ा मैं वो सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ। इसके अलावा हम लोगों ने क्या देखा कि जब हम गोबर गैस की बात करते हैं, जब हम गोबर गैस प्लांट की बात करते हैं तो उसके अंदर हमारे पास में मीथेन गैस होती है, उसके अंदर हमारे पास में हाइड्रोजन गैस होती है, उसके अंदर हमारे पास में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस होती है, उसके अलावा हमारे पास में कार्बन डाइऑक्साइड गैसेज होती हैं। ये सारी गैसेज की मात्रा हमारे पास 75% होती है और ये जो है वो हमारे पास में वो 25 और ये 75% होती हैं। ये जो चीजें हैं बस वो इतने सारे चैप्टर में जितनी सारी चीजें हैं वो सब मैं यहाँ पर मेंशन आउट करवा रही हूँ। मुझे तो शायद लग नहीं रहा कि तुम लोगों को ये चीजें समझ नहीं आ रही होंगी। आपसे एसिड रेन के बारे में पूछा गया, कार्बन का ऑक्साइड भी आपको एसिड, जब भी कोई चीज जलती है, जब भी कोई फ्यूल जलता है तो कार्बन का ऑक्साइड भी मिलता है आपको, सल्फर का ऑक्साइड भी मिलता है और नाइट्रोजन का भी ऑक्साइड मिलता है। ये सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड मिलकर जो है वो एसिड बनाते हैं इन्वायरमेंट में जाके, चाहे वो H2SO4 हो चाहे वो HNO3 हो। और यही एसिड जो है वो रेन के फॉर्म में जो है वो हमारे रेन के साथ में हमारे इन्वायरमेंट में आते हैं और हमारी स्किन और हमारे जितनी भी हमारी बिल्डिंग्स वगैरह उसको नुकसान पहुंचाते हैं। बस यही सारी चीजें तो है ना। मैं आपको यहाँ पर जो है इस चैप्टर के माध्यम से यही बता रही हूँ कि आप लोगों से क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं। अब जैसे कि आपसे पूछा जाता है कि गोबर गैस से हमें जो है वो काफी सारे न्यूट्रिशन मिलते हैं जो हमारी प्लांट के लिए अच्छे होते हैं। तो बेसिकली जो स्लरी अभी मैं जब बता रही थी वो गाढ़ा गोबर जो है ना, उसके अंदर कौन कौन से जो है वो आपके पास में उर्वरक होते हैं या फिर कौन कौन सी खाद होती है। तो देखो नाइट्रोजन उसके अंदर होता है और फॉस्फोरस उसके अंदर होता है। तो स्लरी के अंदर नाइट्रोजन और फॉस्फोरस होने के कारण हम ये कहते हैं कि इसको हम जो है वो किसकी तरह खाद के रूप में भी जो है वो यूज कर रहे होते हैं। बोलो देखिए बात समझ में आई कि नहीं आई है, बोलो फटाफट से। H2S का नाम जो है वो हाइड्रोजन सल्फाइड होगा। H2S का नाम जो है वो क्या होगा बेटा, हाइड्रोजन सल्फाइड होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोगों ने अभी तक जो है वो पढ़ी। अभी फिर मैं बता रही हूँ जब हमारे टरबाइन मूवमेंट कर रहे हैं तो टरबाइन जब हमारे घूम रहे हैं तो उसके अंदर जो है वो हमें क्या कौन सी एनर्जी मिल रही है बताओ जरा। जब हमारे टरबाइन मूवमेंट कर रहे हैं तो उसके अंदर हमें कौन सी एनर्जी मिल रही है। अच्छा, आप लोगों से नहीं पूछा जाता कि पवनों का देश यानी कि किसकी बात कर रहे हैं जिसमें बहुत ज्यादा हवाएं चलती हैं, वो कौन सा देश है? तो वो डेनमार्क है ना। वो कौन सा देश है? वो डेनमार्क है। पहली चीज तो आपको यही ध्यान रखना है। देश की 25% से अधिक विद्युत की जो है वो पवन चक्कियों से मिलती है, हमें विंड मिल से मिलती है, ये भी आप लोगों को पता है। ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया? डेनमार्क के बारे में, वहीं से पूछा गया। अच्छा हाँ, इसके अलावा जर्मनी भी इस क्षेत्र के अंदर आगे है। भारत का पवन ऊर्जा विद्युत ऊर्जा उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि नहीं पूछा जाता? पहले तो हाँ या ना बोलो, पहले तो हाँ या ना बोलो, बताओ फटाफट से। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत कौन से स्थान पर है विद्युत उत्पादन करने में, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में, है ना, पूरे वर्ल्ड वाइड। तो हमने कहा भैया 5वें स्थान पर है। अच्छा, 5वें स्थान पर है जो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम लोग कितना कर पाते हैं ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है 45,000 मेगावाट है ना इलेक्ट्रिसिटी हम लोग जो है वो जनरेट कर पाते हैं हमारी विंड मिल से। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि तमिलनाडु में कन्याकुमारी के पास में जो है वो भारत का सबसे बड़ा जो है वो क्या है विंड मिल फॉर्म जो है वो प्रेजेंट है और वो हमें कितना इलेक्ट्रिसिटी देता है? वो हमें 380 मेगावाट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। तुम मजाक मत लो, लेकिन ये सारे इतने से पैराग्राफ में कम से कम भी 4 से 5 क्वेश्चन तुम्हारे मेंशन है। जहां से तुम्हें ऑथेंटिक पढ़ना चाहिए वहां पे तो तुम्हारे पास इतने बड़े क्वेश्चन मार्क आ जाते हैं। तुम्हें मैं एग्जैक्टली बता रही हूँ कि ये देखो ऐसे सारे क्वेश्चन तुमने देखे होंगे और ये सारे क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं? यहीं से आ रहे हैं। समझ आया कि नहीं आया? एलपीजी का अलग सोर्स है और गोबर गैस एक अलग सोर्स है ना। ये वाली चीज आप लोगों को यहाँ पर जो है वो ध्यान रखनी है। अब इसके अंदर आप लोगों से कुछ ये भी पूछा जा सकता है कि अगर आप विंड मिल लगाते हो तो आप मुझे ये बताओ कि किसी टरबाइन को मूवमेंट करवाने के लिए आपकी हवा जरूरी होगी। हवा से टरबाइन मूवमेंट करेंगे और हवा से अगर टरबाइन मूवमेंट करेंगे तो कितनी आपकी स्पीड ऑफ एयर होनी चाहिए, आपकी एयर की स्पीड कितनी होनी चाहिए? लिखते चलो, है ना। ऑप्शन करवाइए, ऑप्शन भी करवाऊंगी, अभी करवाऊंगी, 4 बजे वाली क्लास में करवाऊंगी जहां पर इसी के ही क्वेश्चन होंगे सारे।
तो आपको पता है कि हवा की चाल कितनी होनी चाहिए, आपकी विंड मिल भी तभी काम करेगी जब आपकी हवा की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। ये लिखना पड़ेगा, ये लिखना पड़ेगा। अगर कोई इसे सही में हल्के में नहीं ले रहा है ना, तो आप एग्जाम होने दो, तुम नहीं याद कर लो ना दीदी को कि दीदी यार मजा ही आ गया, सारे क्वेश्चन ही इधर से आते हैं, हमने तो कभी सोचा भी नहीं था, अभी नहीं समझ में आएगा। लेकिन हाँ, तुम सब वो काम जरूर करोगे कि अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, है ना, आएगा आएगा। अच्छा, फिर आपसे पूछा जाता है कि 1 मेगावाट, अगर 1 मेगावाट जो है आपको अगर एनर्जी प्रोड्यूस करनी है, आपसे क्या पूछा जाता है कि 1 मेगावाट अगर आपको एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी है या फिर उसका प्लांट लगाना है, तो आपको कम से कम कितने हेक्टर की जमीन चाहिए? आपको कम से कम भी 2 हेक्टर की जमीन तो चाहिए ही चाहिए। 15 किलोमीटर पर आवर लिखो, 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की हवा जो है वो आपको चाहिए होगी। ये सारे क्वेश्चन आप लोगों से जो है वो एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगर खुद से पढ़ोगे ना तो समझ ही नहीं आएगा कि कौन सा क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है और कौन सा नहीं। लेकिन अगर मैं अभी पढ़ा रही हूँ तो आप लोग समझो कि हाँ भाई, ये सारी की सारी चीजें जो है वो इंपॉर्टेंट है। आगे आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है कि भाई यहाँ पर देखो, इंडिया के अंदर जो है हमारी जो मेन सबसे अच्छी चीज जो है वो क्या क्या है, आपको सौर पैनल से काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सौर पैनल से काफी सारे क्वेश्चन जो है वो क्या क्या पूछे जाएंगे ये भी देख लीजिए। सबसे पहले तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि, एक सेकेंड, कहाँ गया, चलिए अब देखिए यहाँ पर हम लोग जो है वो बेसिकली क्या कह रहे हैं, हम भारत के अंदर अच्छा खासा सोलर सिस्टम है, अच्छा खासा सूर्य की रोशनी आती है, बढ़िया आती है, मैक्सिमम डेज में हम सनलाइट मिल पाती है हम लोगों को, है ना। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि सौर ऊर्जा का औसत परिमाण जो है वो कितना होना चाहिए, 4 से 7 किलोवाट पर, है ना, पर घंटे के हिसाब से होना चाहिए। पृथ्वी के वायुमंडल की परिरेखा सूर्य की लंबवत स्थिति में खुले क्षेत्र में एकांक क्षेत्रफल पर पहुंचने वाली, सो ठीक है, ये तो यहाँ पर जो एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि कितने सेकंड है, कितने सेकंड प्रति वर्ग मीटर है, तो 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर के पोर्शन में यहाँ पर जो है वो रहेगा। अच्छा, एक और चीज आप लोगों से कितनी बार पूछा जाता है कि सौर पैनल के अंदर या फिर सौर कुकर, आप लोगों ने देखा होगा सौर कुकर का जो 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 अपर वाला पार्ट है वो किस कलर का होना चाहिए और जो लोअर वाला पार्ट है वो किस कलर का होना चाहिए, है ना। या फिर आपने ऐसा क्वेश्चन भी देखा होगा कि जो अम्ब्रेलाज होते हैं उनके अंदर ऊपर वाला पार्ट तो किस कलर का होना चाहिए और नीचे वाला पार्ट जो है वो किस कलर का होना चाहिए। ये आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा, देखा होगा, है ना। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जहाँ पे सनलाइट आती है ना वो वाला पार्ट तो जो है वो आपका ब्लैक कलर का होता है, किसके अंदर, सौर कुकर के अंदर। और आपने अपने सौर पैनल्स के अंदर भी देखा होगा कि उसकी जो शीट्स होती हैं वो ब्लैक कलर की होती हैं। वो ब्लैक कलर की क्यों होती हैं? क्योंकि दे आर गुड एब्जॉर्बर, है ना। वो क्या होता है, वो गुड एब्जॉर्बर होता है। सुशांत, एक बार हिंदी कंप्लीट करवाने के बाद हम इंग्लिश पे भी जाएंगे। ऐसा आप शायद पहली बार आए, लेकिन हम हिंदी और इंग्लिश दोनों पे काम करते हैं। एक बार हिंदी कंप्लीट हो जाए फिर मैं इंग्लिश के को भी लेकर जो है रिवीजन करवा दूंगी, जिसमें इंग्लिश वालों का रिवीजन हो जाएगा, हिंदी वालों का रिवीजन हो जाएगा और इंग्लिश वाले उसे पढ़ लेंगे। तो देखो पेशेंस की तो जरूरत है, ठीक है ना। ये वाली चीज आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखनी है। अब देखिए हम लोग क्या कह रहे हैं, अपर पार्ट हमेशा ब्लैक कलर का होगा। ब्लैक कलर का क्यों होगा? क्योंकि वी नो वेरी वेल ब्लैक कलर गुड एब्जॉर्बर होता है ना। यानी कि रिफ्लेक्टिव पार्ट जो होगा ना वो बेसिकली आप लोगों का क्या हो जाएगा, ब्लैक कलर का होना चाहिए, क्योंकि ब्लैक कलर आप लोगों को जो है वो क्या करेगा, गुड एब्जॉर्ब करेगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अम्ब्रेला के अंदर भी आपको ध्यान रखना है कि ऊपर वाला पार्ट व्हाइट कलर का हो लेकिन नीचे वाला पार्ट जो है वो ब्लैक कलर का होता है ना। तो ये सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखनी है। चलिए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, फिर मत कहना कि दीदी ऐसा हो गया वैसा हो गया। चलिए, ओके, देखो वही चीजें पढ़ाएंगे। आपसे नहीं पूछा जाता कि सौर पैनल के अंदर हम लोग एक्चुअली किस मेटल का यूज करते हैं या किस एलिमेंट का यूज करते हैं, तो फिर आप लोग आंसर करते हो कि सिलिकॉन का करते हैं। याद करो, जो कि सिलिकॉन जो होता है वो क्या है, सेमीकंडक्टर है। सिलिकॉन जो होता है बच्चा वो कैसा कंडक्टर है, वो सेमीकंडक्टर है। तो देखो हम लोग कहते हैं ना कि सिलिकॉन, तो क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है। अब फिर तुम कहते हो दीदी क्वेश्चन कहाँ से आया, तो भाई यहीं से ही आया, और कहाँ से आएगा। तो सौर पैनल के अंदर हम लोग जिस एलिमेंट का यूज करते हैं वो
सिलिकॉन है, सिलिकॉन एक प्रकार का सेमीकंडक्टर होता है। सिलिकॉन एक प्रकार का क्या होता है बेटा? सेमीकंडक्टर होता है। मैंने आप लोगों को बोला था क्लास स्टार्ट करने से पहले कि भाई तुम लोग कॉपी पेन लेकर बैठना और जो जो मैं मेंशन अंडरलाइन करवा रही हूँ उन सारी चीजों को आप लोग मेंशन जरूर से करना। अच्छा, कुछ महंगे सौर पैनल भी बनते हैं जिसमें हम सिल्वर का यूज करते हैं, है ना, तो ये भी ध्यान रखना। जनरली हम लोग जो है वो जिसका यूज करते हैं वो क्या होते हैं? आपके सिलिकॉन के ही होते हैं, ठीक है। ये वाली चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है बस। अच्छा, आप लोगों से कभी कभी, वैसे तो नहीं लेकिन कभी कभी पूछ लिया जाए कि OTEC का फुल फॉर्म क्या है ना, और NCERT के अंदर जितने भी फुल फॉर्म या शॉर्ट फॉर्म दे रखी है ना उनका फुल फॉर्म तो पढ़ ही लिया कीजिए क्योंकि वो पूछा जाएगा। जैसे कि हम कह रहे हैं OTEC का फुल फॉर्म जो है वो यहाँ पर क्या है? तापीय ऊर्जा रूपांतरण विद्युत संयंत्र, यानी कि ओशियन थर्मल एनर्जी कंजर्वेशन प्लांट, है ना। तो इसका फुल फॉर्म, क्योंकि फुल फॉर्म्स पूछ लिए जाते हैं तो इसका फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना पड़ेगा। OTEC है ना, विद्युत संयंत्र आप जिसे कह रहे हैं, तो ओशियन थर्मल एनर्जी कंजर्वेशन प्लांट, ये वाली चीज, इसका फुल फॉर्म भी आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। देखो, पढ़ने को बहुत सारी चीजें हैं लेकिन हमें क्या पढ़ना है ये इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर क्या लिखा है कि न्यूजीलैंड और USA में भूतापीय ऊर्जा पर आधारित कई सारे प्लांट इन्होंने लगा रखे हैं, ठीक है। जियोथर्मल एनर्जी की हम लोग बात कर रहे हैं। नाभिकीय ऊर्जा के बारे में तो तुम्हें पता ही होगा ना, जैसे कि हम बात करते हैं एटम न्यूक्लियर फ्यूजन की। जब हम न्यूक्लियर फ्यूजन की बात करते हैं यानी कि विखंडन, हम किसकी बात कर रहे हैं? फ्यूजन की बात कर रहे हैं। तो फ्यूजन के अंदर हम लोग यूरेनियम का यूज करते हैं, आपको पता होगा। प्लूटोनियम और थोरियम के अंदर वो टूट जाता है, ठीक है। तो ये वाली चीज भी आपको ध्यान रखनी है कि आपसे पूछा ही जाए कि किसका यूज किया जाता है, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि भाई साहब किसका यूज किया जाता है? यूरेनियम का यहाँ पर यूज किया जाता है। तो ये सारे कुछ क्वेश्चंस है जो कि आपको यहाँ पर पढ़ने पड़ेंगे। नाभिकीय संलयन के बारे में ऐसा है नहीं कि मैंने कभी पहले नहीं पढ़ाया है, मैंने न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में भी पढ़ाया है। फ्यूजन का मतलब क्या है? यहाँ पर जहाँ पर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर हीलियम का जो है वो फॉर्मेशन करती हैं, ये हमने पढ़ाया हुआ है। ये हमने पढ़ाया हुआ है कि दो छोटे पार्टिकल मिलकर एक बड़े पार्टिकल का फॉर्मेशन करेगा, और इसे जो है ना, इसे जो है वो हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग जो है वो न्यूक्लियर फ्यूजन के नाम से जानते हैं। तो ये सारी चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है। और फिर इसी तरीके से देखो, इस क्वेश्चन को खुद से पढ़ोगे ना तो लिटरली तुम लोग कंफ्यूज तो हो जाओगे, है ना। लेकिन अगर आप ध्यान से पढ़ रहे हो, साथ में पढ़ रहे हो, तो फिर आप लोगों का कंफ्यूजन जो है वो निकलेगा भी, क्योंकि हमें अंडरलाइन करनी। जब मैंने भी इसको पढ़ना शुरू किया तो मुझे लगा अरे यार कितना बोरिंग है, लेकिन जब हमें पता लगता है पढ़ते पढ़ते कि 50 लाइन पढ़ने के बाद में फिर 3 क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जो तो एग्जामिनर पूछता है, फिर 4, 5, 10 लाइन पढ़ने के बाद में जब तक बोरिंग लगने लगेगा तब लगेगा कि अरे यार ये क्वेश्चन तो एग्जामिनर पूछता है। अभी मैं कुछ क्वेश्चन करवा रही हूँ, लेकिन चूंकि मैंने कहा था कि हम लोग यहाँ पर जो है वो किसके बारे में बात करेंगे, तो ये देखिए, सोर्स ऑफ, अगर मैं बात कर रही हूँ किसके बारे में? एनर्जी के बारे में। तो एक बार इंग्लिश में भी देख लेते हैं कि भाई क्या क्या चीजें हैं, एक बार ये डाउनलोड हो जाए, ठीक है। फिर उसके बाद में हम इंग्लिश में भी लेते हैं, फिर मैं क्वेश्चंस भी कराऊंगी आज के सेशन में, ओके। अब क्या नाम है आपका? मीनिंगफुल टॉक। बताओ, देखिए क्या कहना चाह रहे हो, जल्दी से बताओ। संजय, उत्तम और बाकी सारे लोग, पहले तो ये बताओ कि क्या तुम्हें लगा कि इस क्लास से हम लोगों को काफी सारे क्वेश्चंस देखने को मिले हैं? कौन सी क्लास की बुक है? तो मैं आपको बता देती हूँ, ये जो बुक है वो आप लोगों की 10th क्लास की बुक है। 9th क्लास के अंदर भी एनर्जी का एक चैप्टर है। मैं क्या कह रही हूँ, 9th क्लास के बुक के अंदर भी एनर्जी का एक चैप्टर है ना, तो उसके बारे में भी हम लोग डेफिनेटली पढ़ेंगे। तो अभी जो है वो, वैसे तो आपको पता है कि एक क्लास होती है जिसके अंदर हम क्वेश्चंस करवाते हैं, पर ठीक है, अभी मैं सीधा चल रही हूँ आप लोगों के किस पर, ये चल ही नहीं रहा है। कोई नहीं, हम पहले तो क्वेश्चन ही कर लेते हैं एक बार के लिए, है ना। जस्ट अ सेकेंड, हम क्वेश्चंस ही प्लान कर लेते हैं, क्वेश्चंस स्टार्ट कर देते हैं एक बार ये चालू हो जाए। चलिए, तो क्या यहाँ पर पूछा जा रहा है, कैसे कैसे क्वेश्चंस हैं, उन सारी चीजों के बारे में हम लोग एक बार जो है वो यहाँ पर बात
कर लेंगे। चलिए, तो ये रहा आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। और बताओ देखिए क्या यहाँ पर कहा जा रहा है। थोड़े से रैपिड फायर करेंगे, थोड़े से क्वेश्चंस करेंगे, मल्टीपल क्वेश्चंस करेंगे जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी भी होगी। ठीक है, चलो बताओ, आंसर करो, आंसर करो फटाफट से। क्या यहाँ पर जो है वो पूछा जा रहा है। एक क्लास सुबह भी होती है 10 बजे जिसके अंदर हम लोग PYQs करते हैं ना। एक क्लास सुबह भी होती है जिसके अंदर हम PYQs करते हैं। और अब आप लोगों के पास 5 मिनट हैं। अगर 5 मिनट में जो भी एक्स्ट्रा ऐसे लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ बातें कर रहे हैं, मैं लिटरली उनको हमेशा हमेशा के लिए ब्लॉक करवा दूंगी यहीं पे ही, है ना। तो बातें तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। चलिए देखो, मैं फिर कह रही हूं, अगर कोई बातें करेंगे आई विल ब्लॉक यू हमेशा के लिए। हमने कहा कि निम्नलिखित में से कौन सा केवल पादप कोशिकाओं में मौजूद होता है। प्लांट सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, लेकिन वो तो एनिमल सेल के अंदर भी होता है, गोल्जी बॉडी में नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया, लेकिन प्लास्टिड, जिसे हम रंग देने वाले भी कहते हैं, हिंदी में हम इन्हें कहते हैं लवक। और लवक जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। दैट्स व्हाई वी कैन से कि ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर का कौन सा भाग इलियम, इस्चियम और प्यूबिक के संयोजन से मिलकर बनता है। इलियम, इस्चियम और प्यूबिक क्या होता है ये बताइए। जितने भी लोग यहाँ पे बातें करेंगे मैं लिटरली ब्लॉक हो जाओगे, फिर मत कहना कि दीदी ने ऐसा कर दिया। ठीक है, मत करो पंचायती। मैं आज बिल्कुल नहीं देख रही थी कमेंट्स की तरफ। चलिए आगे देखिए क्या यहाँ पर कहा जा रहा है कि विच पार्ट ऑफ द, तो इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। तो यहाँ पर ये तीनों भाग जो है वो आपके हिप बोन के होते हैं। और हिप बोन जिसे हम लोग कॉक्सिल के नाम से जानते हैं, ये तीनों भाग आपकी हिप बोन के होते हैं और हिप बोन जिन्हें हम कॉक्सिल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी यहाँ पर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगली बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कमरे के ताप पर कौन सा तत्व एक विशिष्ट गंध वाली हरी पीली गैस है। हरी पीली गैस के बारे में बात करें। क्या हाइड्रोजन सल्फाइड हरी पीली गैस होती है? बिल्कुल नहीं होती। क्या कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, क्लोरीन या फिर फ्लोरीन? अब तुम्हें आंसर करना है। देखो हाइड्रोजन सल्फाइड के बारे में आज ही हमने पढ़ा था, गोबर गैस के बारे में जब हम बात कर रहे थे तब हम लोगों ने इसके बारे में बात की थी। तो आंसर करो फटाफट से कि क्या यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो फिर से समझो कि देखो हाइड्रोजन सल्फाइड तो बेसिकली किसी बिल्कुल ब्राउनिश कलर का धुआं देती है, बिल्कुल कीचड़ जैसा फील देती है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड होगी नहीं, आयोडीन गैस नहीं है। आयोडीन गैस क्यों नहीं है ये भी समझ लीजिएगा कि आयोडीन गैस इसलिए नहीं है क्योंकि आयोडीन यहाँ पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और फिर आयोडीन, ये दोनों तो गैसेस फॉर्म में होती हैं, ये आपकी लिक्विड फॉर्म में होती हैं और ये आपकी सॉलिड फॉर्म में होती हैं। तो ये वाली चीज भी आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है। सो व्हाट वी कैन से देन ए विल बी ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। कर दिया ना, सब मिक्स कर दो, है ना। आयोडीन तो सॉलिड फॉर्म में होता है, आयोडीन को इसी प्रकार की कोई गैस नहीं है। मोनोऑक्साइड कोई हरी पीली रंग की दिखाई नहीं दे रही है। अगर ऐसा होता तो पॉल्यूशन थोड़े ना हरे पीले रंग का हो रहा होता। तो क्लोरीन गैस यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी का गलत, ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड आप लोगों ने सेशन को शेयर किया कि नहीं, पहले मुझे ये बताओ। आप लोगों ने सेशन को शेयर किया कि नहीं, पहले मुझे ये बताओ। मैं कोशिश करूंगी मैराथन क्लास की, अगर होती है तो मैं डेफिनेटली तुम्हें बता दूंगी, है ना। ऐसी वाली बात है। और गाइज अब जितने भी लोग हैं वो सेशन को लाइक और शेयर करेंगे क्योंकि बहुत कम लोग जो हैं वो यहाँ पर सेशन को लाइक और शेयर कर रहे हैं। इज इट क्लियर? अगला देखते हैं क्या यहाँ पर कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय है। जैव निम्नीकरणीय मतलब कौन सा होगा जो कि बायोडिग्रेडेबल है। बायोडिग्रेडेबल कांच कभी बायोडिग्रेडेबल नहीं है। एल्यूमिनियम की कैंस जो है वो बायोडिग्रेडेबल नहीं है। पॉलीथीन बायोडिग्रेडेबल नहीं है। डेफिनेटली प्लांट्स ही यहाँ पर बायोडिग्रेडेबल होंगे। पॉलीथीन एक प्रकार का पॉलीमर भी है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि पॉलीथीन एक प्रकार का पॉलीमर है। और पॉलीथीन और किसी से नहीं, किससे मिलकर बना होता है? C2H4 यानी कि एथीन से मिलकर बना होता है। बहुत सारे एथीन मिलकर जो है वो किसका निर्माण करते हैं? पॉलीथीन का निर्माण करते हैं।
लखवीर कह रहे हैं कि मैडम अगर 10 केजी की वस्तु को 5 मिनट उठाए, ये 5 मिनट बोला है, 5 मीटर बोला है, क्या बोला है, पहले तो ये बताओ। अगर आप उठा रहे हो तो डेफिनेटली आप उसे मूव करवा रहे हो, और आप मूव करवा रहे हो तो आप जो है काइनेटिक एनर्जी शो कर रहे हो उसके अंदर, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। कौन सा प्लांट हार्मोन है? ऑक्सिन प्लांट हार्मोन होता है डेफिनेटली। थायरॉक्सिन ह्यूमन के मतलब एनिमल हार्मोन है, एस्ट्रोजन एनिमल हार्मोन है। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल इट्स नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ हार्मोन, क्योंकि क्लोरोफिल पिगमेंट होता है। क्लोरोफिल क्या होता है? पिगमेंट, पिगमेंट यानी कि रंजक, रंजक यानी कि रंग देने वाले। लेकिन हम ऑक्सिन करें, अरे भैया आधे लोग ये भी गलत आंसर कर रहे हो। क्लोरोफिल हार्मोन थोड़े ना होता है, क्लोरोफिल तो रंजक होता है। क्लोरोफिल क्या होता है? रंजक, जो कि रंग देता है। तो ये कैसे हार्मोन हो गया भाई? इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, तुमने ये क्वेश्चन भी गलत कर दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा जा रहा है। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है कि साइक्लोन 33 है ना, एक जो है वो क्या है? पार्टिकल एक्सलरेशन इज यूज्ड एज मेडिकल एप्लीकेशन, इट विल हेल्प पेशेंट्स सफरिंग फ्रॉम। तो हम कह रहे हैं कि कण लवक है जिसका उपयोग चिकित्सा अनुप्रयोगों में किया जाता है और निम्न से पीड़ित रोगियों में मदद करता है। साइक्लोन 30 की बात कर रहे हैं, बताओ, देखिए बताओ फटाफट से। अब ये तो गलती मत करना। योगेंद्र फटाफट से आंसर करो और जवाब दो मुझे कि क्या यहाँ पर जो है वो करेक्ट आंसर होगा। जल्दी से बता दो। और आज तो सेशन को लाइक भी जो है वो बहुत सारे लोगों ने नहीं किया है। चैनल सब्सक्राइब कर लिया क्या सभी ने? फटाफट से आंसर करो। रोशनी, मानस, कृतिका। देखो अब किसके अंदर हम यहाँ पर बात ही कर रहे हैं कि एक प्रकार का क्या है? पार्टिकुलर एक्सक्लरेटर है, और ये जो है वो क्या करेगा? तो ये हार्ट रोग के अंदर नहीं काम आएगा भाई, बीपी में नहीं काम आएगा, डायबिटीज में नहीं काम आएगा, कैंसर के अंदर काम आएगा। दैट्स व्हाई वी कैन से देन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? हाँ, आप सारे चैप्टर, हाँ अभी जितने भी चैप्टर चल रहे हैं ना, अभी जितने भी मैं टॉपिक पढ़ा रही हूँ वो सारे एनसीईआरटी से पढ़ा रही हूँ, और अभी तो 10th क्लास की एनसीईआरटी चल रही है। इस वीक में 10th क्लास की एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगी, फिर मैं 9th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ाऊंगी। अब तुम सोच रहे हो कि दीदी आपने पहले हार्ड पढ़ाया, हाँ है ना, फिर 9th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ेंगे, इवन फिर मैं 11th की एनसीईआरटी भी पढ़ाऊंगी। हालांकि मैं पहले भी तुम्हें 11th की एनसीईआरटी के कुछ टॉपिक्स करा चुकी हूँ, जैसे कि मैं पॉलीमर्स करा चुकी हूँ। कुछ वक्त बाद मैं इन्वायरमेंट वाले टॉपिक भी पढ़ाऊंगी एनसीईआरटी से, है ना। तो इस बार मैं एनसीईआरटी में अब कुछ चेंजेस करूंगी। कल की एनसीईआरटी में आपको कुछ चेंजेस मिलेंगे। क्या चेंजेस होंगे वो कल की क्लास में ही पता लगेगा। कुछ एनसीईआरटी से ही पढ़ाऊंगी लेकिन कुछ चेंजेस करके पढ़ाएंगे। तुम सेशन शेयर कर दो यहाँ पे पहले, है ना। आधुनिक आवर्त सारणी जो है वो तत्वों के आधार पर है। तो आधुनिक आवर्त सारणी जिसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहते हैं, और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो बेसिकली किसके बिहाफ पे दी गई? आप डॉबेनेट की क्लासिफिकेशन को देखोगे वो एटॉमिक मास के आधार पे दिया गया था। आप न्यूलैंड के क्लासिफिकेशन को देखोगे वो एटॉमिक मास के आधार पे था। आप दमित्री मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल देखोगे वो भी एटॉमिक मास के आधार पे थी। लेकिन फिर आए हेनरी मोसले, और हेनरी मोसले ने अपनी नई पीरियोडिक टेबल जो है वो एटॉमिक नंबर के बिहाफ पे दी थी। तो जरूरी नहीं है कि दुनिया जो करती आई है हम वही करें। हम थोड़ा अलग हटकर सोचेंगे और अलग हटकर चलेंगे तो हमारे सक्सेस के चांस ज्यादा हो जाएंगे। ये एग्जाम्पल यहाँ पर बिल्कुल फिट बैठता है जब हम जो है वो पीरियोडिक टेबल के फॉर्मेशन की बात कर रहे होते हैं। परमाणु क्रमांक को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं, और जितने किसी भी एलिमेंट के अंदर प्रोटॉन होते हैं वही उसका परमाणु क्रमांक होता है। Which disease is caused by the deficiency of protein in our body? हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? आज क्वेशियोकर दिख रहा है तो आप क्वेशियोकर कर दोगे, लेकिन आपको मरेस्मस भी दिखाई दे तब भी आप ये ध्यान रखना कि क्वेशियोकर और मरेस्मस ये दो बीमारियां ऐसी हैं जो प्रोटीन की डेफिशिएंसी से होती हैं। अगर प्रोटीन नहीं होगा तो आपकी बॉडी के अंदर हॉर्मोन्स भी नहीं बनेंगे। अगर प्रोटीन नहीं होगा आपकी बॉडी के अंदर एंजाइम्स भी नहीं बनेंगे। तो ऐसा होगा बेरी स्कर्वी और रिकेट्स तो डेफिनेटली यहाँ पर नहीं होगा। सो वी कैन से गाइस देन बी विल बी द वेरी राइट आंसर। बट मुझे बड़ा ही बुरा लग रहा है कि ये बच्चे 500 से ऊपर नहीं बढ़ रहे हैं, और जब तक तुम अब 500 से ऊपर नहीं जाओगे मुझे लग रहा है कि अब मैं सिर्फ क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस कराऊंगी तुमको। ऐसे थोड़ी ना होता है भाई।
व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस का नाम सुनते ही तो सब लोग मुस्कुरा देते हो। याद आया तुम्हें कुछ रेजिस्टेंस के नाम पे, याद आया तुम प्रतिरोध के नाम पे। प्रतिरोध को ओम नामक वैज्ञानिक ने दिया था और ओम नियम के माध्यम से ही इसे बताया था, तो ओम ही प्रतिरोध का जो है वो क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा। ना ही तो मोह होगा, ना गुलाम होगा और ना ही सीमेंस होगा। इज इट क्लियर? शेयर तो ना किया, क्यों नहीं किया रंशिका, क्यों नहीं किया बच्चे? हाँ चलिए अगला क्वेश्चन है कि कौन सा एक एस्टर है। मैडम ने तुम्हें अल्कोहल पढ़ाया था, अल्कोहल के पीछे क्या आ रहा था, OH आ रहा था। मैडम ने तुम्हें क्या पढ़ाया था, मैडम ने तुम्हें एल्डिहाइड पढ़ाया था, एल्डिहाइड के पीछे क्या आता है, HO आता है। मैडम ने तुम्हें क्या पढ़ाया था, कीटोन पढ़ाया था, कीटोन के अंदर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आता है। मैडम ने तुम्हें कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ाया था, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर COOH आता है, यानी कि COOH आ रहा है, ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड है मैडम, ये तो नहीं होगा। फिर CHO आ रहा है मैडम, ये तो एल्डिहाइड है, ये भी नहीं होगा। अब दो चीजें हैं इसमें, यहाँ पर आप देखेंगे अगर तो कार्बन के साथ में ऑक्सीजन है और एक ऑक्सीजन यहाँ पर भी है, यही आपके एस्टर का एग्जाम्पल होता है, क्योंकि उधर तो हाइड्रोजन दे रखा है तो वो तो वैसे भी एग्जाम्पल नहीं होगा। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो ROOR ही एस्टर का एग्जाम्पल है। R का मतलब है नंबर ऑफ कार्बन, भैया कितने भी कार्बन तो यहाँ हो सकते हैं और कितने भी कार्बन जो है वो यहाँ हो सकते हैं। तो ये आपका R यानी कि किसी श्रृंखला को जो है वो इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, आप में से बहुत सारे बच्चे पहली बार क्लास में आए होंगे, है ना, तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि गाइस प्लीज आप सेशन को पूरा और डेली आने की कोशिश करें, आपके साइंस के कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। अगली बात करेंगे शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, वी ऑल नो वेरी वेल फीमर। लेकिन आपसे पूछा जाए कि सेकंड लार्जेस्ट बोन, आपसे क्या पूछा जाए दूसरी सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, तो आप कहेंगे टीबिया, है ना। पहली कौन सी है, फीमर, और दूसरी कौन सी है, टीबिया। पहली कौन सी है, फीमर, और दूसरी कौन सी है बेटा, टीबिया। तो ये वाली चीज भी आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग द एलिमेंट इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। आपसे बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कमरे के ताप पर तरल है। तो हम सबको तो पता है कि दीदी कमरे के ताप पर तरल कौन हो सकता है, फिजिक्स सरल, क्या लगता है, फिजिक्स सरल लगता है, मगर केमिस्ट्री के लिए क्या करें, कौन सी बुक पढ़ें। मीना ऐसा है कि देखो केमिस्ट्री मुझे लगता है कि फिजिक्स से ज़्यादा सरल है। इसके लिए तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अपने फिजिक्स केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए थियरी वाली क्लासेस देखनी पड़ेगी। आज ऊर्जा टॉपिक के बाद में आने वाले जो 2-4 टॉपिक हैं वो केमिस्ट्री के हैं, तो उन क्लासेस को रेगुलर देखना, है ना। फिर मुझे बताना कि दीदी केमिस्ट्री मुश्किल लग रही है कि आसान लग रही है, फिर बताना मुझे, है ना। ये इस वीक में मैं केमिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स करवाऊंगी। कौन सा कमरे के ताप पर तरल होता है, हम सबको पता है पारा। पारा जिसे मरकरी के नाम से जाना जाता है, इसका एक्चुअल नाम हाइड्रोजीनियम है। कई बार लोग पारा ना लिखकर हाइड्रोजीनियम भी लिख देते हैं, फिर वहां पर कंफ्यूज मत होना, ठीक है। मिस्टर राम, मैं लिटरली कोशिश करूंगी मैराथन की प्लान करने की, आप निश्चिंत रहिए, पर मैं कोशिश ही कर सकती हूँ, है ना। अगर जैसे ही प्लान होती है मैं डेफिनेटली आप सबको बता दूंगी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। देखो ना ही तो आपको यहाँ पर एंडोक्राइन ग्लैंड बोली है और ना ही यहाँ पर एक्सोक्राइन बोली है, तो ना तो सबसे बड़ी बोली है तो आप डेफिनेटली लीवर करो। अगर आपको एक्सोक्राइन में सबसे बड़ी पूछते तो आप लीवर करते, आपको कुछ भी नहीं दे रखा तब भी आप लीवर करो। लेकिन अगर आपको एंडोक्राइन पूछ ले, लेकिन अगर आपको अंतःस्रावी पूछ ले तो आप ध्यान रखना, आप थायराइड ग्लैंड जो है वो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, ऐसा आप लोगों को बताना है, जो गले के अंदर पाई जाती है ना। दीदी आपकी वजह से फिजिक्स बाकी मैं पढ़ नहीं पाई, क्या कह रहे थे, ठीक है चलिए, है ना। ओके जी, ओके। अगला क्वेश्चन, है ना। और जितने बच्चे हैं वो सब चैनल सब्सक्राइब करेंगे, नहीं तो फिर तुम्हें सुबह 10 बजे वाली क्लास का नोटिफिकेशन कैसे मिलेगा, जो मैं PYQs करवा रही हूँ। देखो मजा आता है आजकल सुबह वाली क्लास के क्वेश्चन करने में। और फिर उसके बाद में जो है वो अपनी ये क्लास कितनी बजे होती है, 3 बजे, वहाँ PYQs चल रहे हैं, यहाँ पर थियरी चल रही है। तुम क्लास में ये मत सोचना कि ग्रुप डी की क्लास है तो हम तो ग्रुप डी वाले बच्चे ही लेंगे। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे अलग अलग एग्जाम्स के और वो पढ़ते हैं, है ना, बिल्कुल आएंगे। स्टाइल अंजलि, डेफिनेटली। निम्नलिखित में से कौन मानव आंख का हिस्सा नहीं है। आंख के अंदर सिलियरी मसल्स होती हैं, कॉक्सिलियन, है ना, कॉर्निया आंख का भाग है, आइरिस आंख का भाग है, सिलियरी मसल्स आंख का भाग है। याद करो मैंने सिलियरी मसल्स पढ़ाया था, याद करो मैंने ह्यूमन आई पढ़ा था। कितने लोगों ने ह्यूमन आई वाली क्लास देखी थी,
बताओ मुझे कितने लोगों ने ह्यूमन आई वाली क्लास देखी थी, क्विकली कितने लोगों ने ह्यूमन आई वाली क्लास देखी? सब हाथ ऊपर करेंगे जिन्होंने भी मानव नेत्र वाली मैंने क्लास पढ़ाई थी लाइट के बाद में, और वो वाली क्लास देखी थी। तो आपको पता है कि कॉग्लियन जो होता है वो तो कान का भाग है भाई, आंख का भाग ही नहीं है ना। तो जितने भी लोग हैं वो ध्यान रखो कि सेशन डेली होता है और उसमें हर एक टॉपिक हमने क्लियर करवाया है। तो आप पुरानी, मैं आपको ना अभी प्लेलिस्ट भी दिखा दूंगी कि कौन सी प्लेलिस्ट है जहां पर मैं सारी चीजें पढ़ा चुकी हूँ, आप वो प्लेलिस्ट देख लेना। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि विद्युत के माध्यम से किसी भी वांछित धातु की परत को किसी अन्य पदार्थ पर जमा देना। एक धातु के ऊपर दूसरी परत को जमा देना किसका एग्जाम्पल है, इसे क्या कहते हैं? तो धातु के ऊपर धातु जमा देने को इलेक्ट्रोप्लेंटिंग के नाम से जानते हैं, है ना। जहां पर हम लोग क्या करते हैं, एक परत को बचाने के लिए उसके ऊपर एक दूसरी परत लगा देंगे जिससे वो रस्टिंग लेस हो जाएगा, जंग वंग नहीं लगेगा, तो उसे इलेक्ट्रोप्लेंटिंग कहते हैं। जैसे यशद लेपन करवाते थे ना, यशद लेपन, गैल्वनाइजेशन, है ना, तो वो वाली बात है। मैं प्लेलिस्ट दिखा दूंगी अभी, पर उस प्लेलिस्ट को पूरा देख ही लेना, मजा आएगा तुम्हें पढ़ने पर। अगला क्वेश्चन है कि ब्रेसिका कंप्रेसिड्स किस पौधे का वानस्पतिक नाम होता है? ब्रेसिका की बात कर रहे हैं, कॉर्न होता है, व्हीट होता है, बकव्हीट होता है, या फिर फील्ड मस्टर्ड होता है। तो ब्रेसिका के नाम पर आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है कि अगर मैं ब्रेसिका की बात करती हूँ, है ना, तो ये सरसों का नाम है। किसका नाम है बेटा? सरसों का नाम है। किसका नाम है? मस्टर्ड, सरसों का नाम है। लेकिन यहाँ पर और भी काफी सारे, जैसे व्हीट का आप लोगों को नेम दे रखा है, बकव्हीट का दे रखा है, और फील्ड मस्टर्ड तो है ही ब्रेसिका। चलिए अगला क्वेश्चन है लेड। लेड का केमिकल जो है वो केमिकल सिंबल क्या होता है? ठीक है, ये वाली चीज आप लोगों को बतानी है। अंकुश, ये बात करने का समय नहीं है ना। आप में से जितने भी लोग लेट आए हैं, मैं आपको बता देती हूँ कि ये सेशन 3 बजे चालू होता है, पता है ना तुमको। तो नया बच्चा चैनल सब्सक्राइब करके जाएगा, फिर सुबह 10 बजे वाली क्लास का नोटिफिकेशन भी तो चाहिए। तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक जरूर कर लेना ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए। लेड को हम पीबी कहते हैं, लेड को हम क्या कहते हैं? पीबी कहते हैं। ये पीबी है, हिंदी में इसको सीसा भी कहते हैं। अब सीसा हो या दिल हो आखिर, तो वो शीशा है, ये सीसा है। देयर इज द ह्यूज डिफरेंस बिटवीन सीसा एंड शीशा, ठीक है। तो वो सीसा शीशा मत समझ लेना, ये अलग सीसा है, ये नहीं टूटता है। वैसे तो टूटता तो दिल भी नहीं है। ये बॉलीवुड वालों ने मैडम से पढ़ी नहीं ना साइंस, इसलिए इनको पता नहीं है। अगली बात क्या कह रहे हैं? अगली बात कह रहे हैं कि आवर्त सारणी में समूह में नीचे जाने पर कौन सा गुण नहीं बदलता? समूह में नीचे का मतलब क्या है? ग्रुप में नीचे जाना है। ग्रुप क्या है? हे, ली, ना, की, रूबी, से, फ्रेंडशिप। पर पूछा जा रहा है क्या नहीं बदलता? आकार तो बदलता है, बिल्कुल बदलता है। आकार कब बदला? जब कमरों की संख्या बढ़ गई, तो वो भी बदलेगा, है ना, और नेचर भी बदल जाएगा। लेकिन एक चीज नहीं बदलती, और वो है वैलेंसी। और वैलेंसी का मतलब क्या होता है पता है? वैलेंसी का मतलब है ये भी एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये भी एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये भी एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये सब एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। और चूंकि ये सब एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, तो इन सब पे +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 चार्ज होता है, और यही +1 चार्ज को हम संयोजकता कहते हैं। और कह दो कि दीदी बात समझ में आ गई। ओके नीलम, कोई बात नहीं बच्चा, ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीजें नहीं समझ में आती। सुषमा, आप समझ आ रहा है बच्चे? समझ में आ रहा है? ईशू और बाकी जितने भी लोग हैं, है ना, बताओ फटाफट से, क्लियर करो। पर अभी भी 100 बच्चे हैं जिन्होंने सेशन लाइक नहीं किया। अब बोला जा रहा है कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ थिक लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड ऑन द सरफेस ऑफ एल्यूमिनियम सो एट द प्रोटेट इट इज द कोरोजिंग इज कॉल्ड। तो आपसे यहाँ पर ये पूछा जा रहा है क्या होता है। ये देखिए कि एल्यूमिनियम की सतह, आपने एल्यूमिनियम की एक टंकी रखी, इस एल्यूमिनियम की टंकी के अंदर आपने पानी रख दिया। आप 2 दिन बाद जब देखोगे ना, तो इस टंकी के ऊपर एक लेयर चढ़ जाएगी। ये लेयर और कुछ नहीं है, ये एल्यूमिनियम ने वातावरण की ऑक्सीजन, है ना, से रिएक्शन करके एक ना ऑक्साइड बना लिया, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बना लिया, जिसे हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड कहते हैं। ये परत एक बार तो बना ली, और अब ये परत बनाकर इसी ही वातावरण की ऑक्सीजन से रक्षा करने के लिए ये परत बनाई गई है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इसे हम कैल्सिनेशन कहते हैं, रोस्टिंग कहते हैं, एडोनाइजिंग कहते हैं, या फिर गैल्वेनाइजिंग कहते हैं। आपके घर में एल्यूमिनियम के बर्तन में आपने कभी पानी रखा है? पानी रखा है तो कुछ ऐसा सा ही आप लोगों को दिखाई देता है। नीरज मैम, मेरी जिंदगी में आप जैसी, ओहो हो मैम को दुख ना हो कभी, ईश्वर सदा
दुआ करता हूँ कि कभी दुख ना, अरे मेरी जिंदगी में दुख ना हो, अपने लिए भी दुआ करो, है ना। कल मेरी क्लास नहीं हुई थी, कल कुछ मुझे इमरजेंसी थी इसलिए मैं नहीं आ पाई थी, है ना। आ तो गई थी लेकिन बस क्लास ही नहीं हुई। तो जब हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐसी रक्षा परत जम जाती है, बन जाती है ना, तो उसे हम लोग जो है वो क्या कहते हैं, उसे हम एडोनाइजिंग के नाम से जानते हैं। दीदी नहीं बोलेंगे, कोई बात नहीं, चलो ठीक है, पढ़ लो, अभी मैडम बोल देना। सूर्य प्रताप आपका पहला क्लास है क्या? देखो हो सकता है बेटा कि जो बच्चों का पहला क्लास है उनको ना समझ में आए। ये क्वेश्चंस मैंने इतनी बार बच्चों को पढ़ा चुके हैं ना, जो नए बच्चे हैं उनको भी इसी तरीके से, जैसे ये सारे बच्चे बिना कहे फटाफट आंसर कर रहे हैं ना। अगर तुम भी चाहते हो कि यार ये 500 बच्चे इतने अच्छे से आंसर कर रहे हैं, हम ये 100-150 बच्चे ही हैं जो आंसर नहीं कर पा रहे हैं अच्छे से, तो उन सभी बच्चों को मैं कहना चाहूंगी कि अगर आप पहली बार आए हो तो आप ये यकीन मानो, देखो आज ही की क्लास में क्वेश्चन पढ़ाया था ना ये, तो जो आज ही की क्लास को भी स्टार्टिंग से नहीं देखे, आज जो मैं थियरी पढ़ा रही थी उस क्लास को भी अगर आप स्टार्टिंग से नहीं देखे हो तो आपको कैसे समझ में आएगा। तो आज ही की क्लास में मैंने क्वेश्चन करवाए हैं कि भैया जब अम्लीय वर्षा होती है तो डेफिनेटली हम लोग जो है वो अम्लीय वर्षा से क्या संबंधित नहीं है, तो अमोनिया संबंधित नहीं है, बाकी तो सारे ऑक्साइड जो है वो अम्लीय वर्षा से ही संबंधित है। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो है वो जनरली संवेग के बारे में बताता है, मोमेंटम के बारे में बताता है, और जब हम मोमेंटम की बात करते हैं तो उसे हम लोग जो है वो P से रिप्रेजेंट करते हैं। हम लोगों ने यहाँ पर जो है वो P का जो फॉर्मूला देखा था वो क्या था हमारे पास में, जो P का फॉर्मूला था P = mv था कि नहीं था। अब आपसे दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछा जाएगा कि जो P होता है जिसे हम संवेग कहते हैं, जो P होता है जिसे हम संवेग कहते हैं, तो आपसे मैंने ये भी पूछा था कि जो संवेग होता है वो बेसिकली एक प्रकार की सदिश राशि है या फिर अदिश राशि है। तो आप लोगों को बताना है कि सदिश संवेग एक प्रकार की सदिश राशि है कि अदिश, जल्दी से बता दीजिए कि संवेग एक प्रकार की सदिश राशि है कि अदिश राशि है। तो ये आप सभी को पता है कि चूंकि संवेग के फॉर्मूला के अंदर v आता है और v जो है वो एक प्रकार का सदिश राशि है, इसलिए हम कह सकते हैं यानी कि संवेग एक्चुअली में वेग पे निर्भर कर रहा है, और अगर वेग पे निर्भर कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि यह भी एक प्रकार की सदिश राशि है। कह दो कि बात समझ में आ गई। अच्छा, इसके अलावा हम लोगों ने और भी काफी सारी चीजों के बारे में डिस्कस किया था कि ऐसा यूनिट हम लोगों ने कल क्वेश्चंस में भी सॉल्व कर ली थी कि किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स होती है, और ये मैंने निकाल कर भी बता दी थी। अगर ये आपको निकालने आ गई है तो एक बार मुझे फटाफट से थम्स अप करके दे देंगे कि दीदी हाँ मुझे समझ में आ गई है ना। ये वाली सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखनी है। अच्छा, इसके अलावा हम लोगों को और किन किन चीजों के बारे में बात करना था, तो इसी के अलावा हम लोग यहाँ पर अब जो है वो गति का तीसरा नियम भी देखने वाले हैं, लेकिन संवेग के बारे में हम लोगों ने जो है वो बात कर ली थी। देखो मैं एक बहुत ही छोटा सा न्यूमेरिकल आप लोगों को यहाँ पर जो है वो समझाऊंगी। और न्यूमेरिकल क्या था, न्यूमेरिकल मैंने यहाँ पर बोला था कि फोर्स का फॉर्मूला होता है भाई F = ma, और हमें यहाँ पे दो फॉर्मूला और पता है कि भाई हमें ये भी पता है कि P = तो mv होता है, और हमें ये भी पता है कि A = v/t होता है। अब मेरी बात को गौर से समझना, हमने यहाँ पर कहा कि फोर्स जो है वो आपके पास में क्या है m, और A की जगह मैंने लिख दिया v/t, तो एक फॉर्मूला हमारे पास में फोर्स का ये भी आ गया कि m = F = m.v/t होता है। अब इसमें आपसे क्वेश्चन क्या पूछ लेंगे, राजा की रानी बेटा पढ़ ले और जेरी तू भी पढ़ ले, ये तुम दोनों की आपस की पंचायतियां जो चल रही है वो बिल्कुल सही नहीं है। और फिर बात ऐसा मत कह देना कि दीदी हमें ब्लॉक कर दिया, क्योंकि आपस की पंचायतें तुम्हारी खत्म नहीं होती। अब तुम्हें यहाँ पर बोल दिया, वॉइस आ रही है क्या, चेक करो यार, वॉइस ठीक है मेरे अकॉर्डिंग तो, है ना। तो अब तुम्हें यहाँ पर क्या बोल दिया, तुम्हें यहाँ पर दे दिया v। अब इस v में आपको दे दिया अंतिम और प्रारंभिक वेग, है ना। आपको किसी क्वेश्चन में दे दिया कि भाई अंतिम वेग जो है वो तो इतना दे रखा है और प्रारंभिक वेग जो है वो इतना दे रखा है, तो आप अंतिम वेग को v से रिप्रेजेंट करते हो, प्रारंभिक वेग को u से रिप्रेजेंट करते हो। तो इसकी जगह आप एक और फॉर्मूला मैं यहाँ पर मेंशन कर सकते हो कि m.v है ना अपॉन t। तो आप यहाँ पर आपका अंतिम वेग लिख देना, यहाँ पर प्रारंभिक वेग लिख देना, और आप न्यूमेरिकल भी जो है वो सॉल्व कर सकते हो। तो इस तरह के आप न्यूमेरिकल जब आपसे पूछे जाएं, हालांकि इतने डेप्थ में और इतने डीपली और इतने बड़े न्यूमेरिकल्स जो है वो आप लोगों से नहीं पूछे जाते हैं, तो इस चीज का आप लोग यहाँ पर खासा ध्यान रखोगे और कह दो कि दीदी बात समझ में आ गई। तो देखो मैं जिस फॉर्मूला की बात करती, कल अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा था, क्वेश्चंस की क्लास देखी थी, तो आपको मैंने वहां पर ये भी बताया था कि जो फोर्स होता है वो बेसिकली उसकी यूनिट कितनी होती है, तो मैंने ये भी बताया था कि किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स होती है, और ये मैं आपको बता चुकी थी। बोलो देखिए बताया था कि नहीं बताया था, जल्दी से बता दो। ये भी हमने बताया था कि किलोग्राम मीटर जो है वो सेकंड इनवर्स, ये सब मैं निकाल के बता चुकी हूँ तुमको एक एक चीज, कि हमें पता है कि मास के लिए हम kg ले सकते हैं, और इसके लिए हम लोग जो है वो क्या लेते हैं v/t,
और v के यूनिट के लिए हम लोग मीटर पर सेकंड लिखते हैं, और इसका सेकंड एक और, तो मैंने कल भी बताया था कि kg मीटर सेकंड इनवर्स यहाँ पर हो जाएगा, है ना। तो ये सारी चीजें मैं पढ़ा चुकी हूँ, बोलो हाँ कि ना। अच्छा, ये क्वेश्चन मैंने कहाँ करवाए थे, ये क्वेश्चन मैंने कहाँ करवाए थे बताओ। देखिए, तो हमने कहा कि इसे हम न्यूटन से तो जो है वो रिप्रेजेंट करते ही करते हैं। किसको न्यूटन से रिप्रेजेंट करते हैं? हम फोर्स की बात कर रहे हैं, और फोर्स को तो हम लोग न्यूटन से रिप्रेजेंट करते ही करते हैं। जिस फॉर्मूला की मैं अभी बात कर रही थी ना, जिसमें मैंने कहा कि आपको अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग दे दें अगर, है ना, अगर लास्ट आपको वेलोसिटी या स्टार्टिंग वेलोसिटी दे दे तो आप डेफिनेटली यहाँ पर आंसर कर सकते हो। v की जगह आपको v माइनस यू अपॉन टी करना है, बात तो एक ही है ना। चलिए आदित्य, अगर आप बहुत दिनों बाद क्लास ले रहे हैं तो एक काम कीजिए, आप डेली क्लास लेना शुरू करो भाई, है ना, ये वाली चीज भी हो जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई ना, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं ना। अब आपसे कभी भी कोई क्वेश्चन पूछ ले तो तुम आंसर कर सकते हो। जैसे कि क्वेश्चन आपके पास में दे रखा है कि एक 5 किलोग्राम वाली वस्तु पर 2 सेकंड के लिए एक बल काम करता है। वस्तु की वेग को 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है से बढ़ा कर 7 कर दे। तो पहले कितना था 3 और अब कितना है 7, तो आपको दे दिया ना v माइनस यू, है ना, आपको दे दिया भाई। क्या किया है देखो, यहाँ पर सीधी सिंपल सी बात यहाँ पे दे रखी है कि v माइनस यू करना है आपको। तो आखिरी में क्या था, 3 से बढ़ा के 7 किया, तो 7 में से 3 घटा देंगे तो आपको एग्जैक्ट जो है वो आप लोगों का क्या मिल जाएगा, आपको एग्जैक्ट जो है वो आप लोगों का फॉर्मूला जो है वो वेलोसिटी मिल जाएगा। तो मैं कह रही हूँ कि आएंगे नहीं, लेकिन फिर भी एक बार के लिए हम ध्यान रख सकते हैं। इज इट क्लियर? तो इस तरह के क्वेश्चंस भी हम लोगों को देखना है। खैर, हम न्यूटन की गति के तीसरे नियम की ओर चलते हैं, और आज की क्लास में मैं फिर क्वेश्चंस करवाऊंगी। आज की क्लास में बहुत दिनों बाद मैं कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगी, तो टिक कर बैठना जरूरी है ना। इस संडे को मैराथन लूं अगर मैं, तो बताओ कि कौन से टाइम पे तुम लोग जो है वो प्रीफर करोगे कि दीदी इस टाइम पे मैराथन ले लो, है ना, ये भी मुझे बताना, है ना, कि प्रीफर करेंगे कि दीदी आप इस टाइम पे क्लास ले सकते हैं। तो आपको जब मैं बता रही हूँ न्यूटन की गति का तीसरा नियम, तो न्यूटन की गति के तीसरे नियम में ये वाला एग्जाम्पल, अभी आप लोग आईपीएल देख रहे हो। अब आप लोग देखोगे कि जब भी कोई व्यक्ति, देखो अगर बॉल आ रही है तो बॉल का कोई ना कोई तो वेग होगा, बोलो यस या नो। अगर कोई बॉल आ रही है तो बॉल का कोई ना कोई तो वेग होगा, बिल्कुल होगा, और बॉल का कोई ना कोई मास भी होगा, बिल्कुल होगा, है ना। तो यहाँ पर 2 चीज समझो कि इस व्यक्ति के वेग और मास, है ना, ये जो बॉल आ रही है इसका कोई ना कोई तो वेलोसिटी होगा और कोई ना कोई इसका मास होगा। और आपको पता है कि संवेग जो है वो क्या होता है, mv होता है। तो मैंने कहा कि इसकी अगर इस बॉल का वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, अगर इस बॉल का वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, तो मैंने कहा भैया संवेग भी ज्यादा होगा। फिर आपको मैंने एक फॉर्मूला और बताया था कि F इक्वल्स टू P अपॉन T। तो मैंने कहा कि भैया अगर किसी बॉल का मोमेंटम बहुत ज्यादा है तो फोर्स भी बहुत ज्यादा होगा। तो ये जो अपने विकेट कीपर हैं, ये एक्चुअली इस बॉल को जब डायरेक्ट पकड़ेंगे, अगर इस बॉल को डायरेक्ट पकड़ लिया ना, तो फिर इनके हाथ और अंगुलियां टूटने की जो है वो सामर्थ्य बढ़ जाती है। इनकी हाथ और अंगुलियां टूट सकती हैं, बिल्कुल टूट सकती है, बोलो यस या नो। तो हम क्या करें, हम इस फोर्स को कम करने के लिए, क्या हम मास को कम कर दें? तो हवा में कोई बॉल जो है वो कैसे, हवा में कोई बॉल का द्रव्यमान कैसे कम करोगे भाई? बिल्कुल नहीं कम कर सकते। जो बच्चे नए हैं और अगर उनकी पहली क्लास है तो उनको डेफिनेटली नहीं समझ में आएगा। ये बात पक्की है कि जो पहली बार आ रहे हैं उनको हो सकता है कि ना समझ में आए, इसलिए आप लोगों को जो है वो इंतजार करना होगा अगले टॉपिक का। कल मैं आपको एनर्जी वाला टॉपिक पढ़ाऊंगी, एनसीईआरटी से ही पढ़ाऊंगी। तो एनसीईआरटी आपको पता भी नहीं लगा, लेकिन मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि 10वीं क्लास की एनसीईआरटी हमने खत्म भी कर ली है ना। और हम फिर केमिस्ट्री की तरफ भी जाएंगे, कभी फिजिक्स कभी केमिस्ट्री, इसी तरीके से चलता रहेगा। तो भाई यकीनन आपको रेगुलर देखना पड़ेगा, अगर सेशन रेगुलर नहीं देखोगे तो फिर मुश्किल है। नमस्कार, जितने भी लोग यहाँ पर आ चुके हैं एक बार सेशन को लाइक जरूर से करेंगे। अब हम लोग यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं कि मैडम हमें ना इसकी अंगुलियों पे ये फोर्स जो लग रहा है ना, जो कि ज्यादा लग रहा है, इसको कम करना है ताकि बंदे के हाथ में ना लगे। बंदे के हाथ में ना लगे तो फोर्स को कम करना पड़ेगा। फोर्स को कम करने के लिए मोमेंटम को कम करना पड़ेगा। मोमेंटम को कम करने के लिए वेलोसिटी को कम करना पड़ेगा। यार किसी गेंद का वेलोसिटी, यानी कि मैं बात कर रही हूँ वेग, कैसे कम कर दोगे? हवा में शक्तिमान थोड़े ना हो। और फिर मैं यहाँ पे कह रही हूँ हवा में ही थोड़े ना उस गेंद को छील दोगे कि भैया पतली हो गई। तो ये तो हम कर नहीं सकते। बोलो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? ना ही तो हम इसका संवेग तो नहीं बदल सकते। तो हमें फोर्स को कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ देखो हम क्या कह रहे हैं कि आपका जो फोर्स होता है ना, वो समय के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं समय को बढ़ा दूं तो फोर्स कम हो जाएगा। बोलो यस या नो।
अगर मैं समय को बढ़ा दूं तो फोर्स कम हो जाएगा। देखो यहाँ पर अगर मैं कैच करूंगी तो इसका फोर्स जो है वो क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर मैं इस बॉल को यूं कैच करूंगी तब भी कंपैरेटिवली फोर्स ज्यादा होगा। लेकिन अगर मैं इस बॉल को कैच करने का टाइम इंक्रीज कर दूं, सुनना मेरी बात को, अगर मैं बॉल को कैच करने का टाइम इंक्रीज कर दूं, है ना, बॉल के साथ साथ मेरे हाथ को और आगे तक लेकर जाऊंगी, तो अगर मैं समय बढ़ा दूंगी तो फोर्स जो है वो बेसिकली कम हो जाएगा। तो जब भी कोई फील्डर होता है या फिर विकेट कीपिंग करते हैं तो वो हमेशा यूं कैच नहीं करते, वो यूं कैच करते हैं। और इतना तो तुम लोगों ने जो है वो क्रिकेट देख ही लिया होगा। तो जब वो किसी बॉल को इस तरह से कम कर रहे, कैच कर रहे हैं, इसका मतलब यही है कि वो अपने समय को इंक्रीज कर रहे हैं, है ना, कि समय को इंक्रीज करके फोर्स को कम करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इनके हाथ पर जो है वो चोट ना लगे। कह दो कि बात समझ में आ गई, बोलो फटाफट से कि दीदी बात तो समझ में आ गई। यहाँ पर हम मोशन के कौन से रूल को देख रहे हैं, यहाँ पर हम थर्ड लॉ ऑफ मोशन को देख रहे हैं। किसको देख रहे हैं बच्चे, थर्ड लॉ ऑफ मोशन को देख रहे हैं। तो क्रिकेट में, खेल में कैच को लपक कर जो है अगर आप एक साथ कैच करोगे तो दिक्कत आएगी, लेकिन आप कैच करने के समय को इंक्रीज कर दोगे तो फिर दिक्कत नहीं आएगी, आपको फोर्स जो है नहीं लगाना पड़ेगा। चलो जी चलो, अब एक्शन रिएक्शन रूल को तो ऐसा है कि भाई मैं इसे जनरली समझा देती हूँ, इसमें कोई ऐसा न्यूमेरिकल और ऐसे वाला कोई क्वेश्चन तो है नहीं। बंदूक की गोली से, अगर बंदूक की गोली, मतलब एक्शन रिएक्शन का मतलब क्या है, एक्शन रिएक्शन में बस 2-3 चीजें आपको ध्यान रखनी है, जो मैं कल क्वेश्चन करा रही थी, मैंने तब भी करवा दी थी। क्या है एक्शन रिएक्शन की वो 2-3 चीजें? पहली बात तो एक्शन रिएक्शन यानी क्रिया प्रतिक्रिया नियम के अंदर 2 फोर्स काम करते हैं, है ना। मैं हमेशा तो एग्जाम्पल तुम्हें देती हूँ कि भाई कोई आपके गाल पे एक चाटा मारे तो आप भी बदले में उसे एक थप्पड़ मारोगे, है ना। उसने भी आपके गाल पे मारा, आप भी उसके गाल पे मारो, तो 2 फोर्स यहाँ पे काम करेंगे। एक एक्शन हुआ, दूसरे का रिएक्शन हुआ, तो 2 फोर्स काम करेंगे, लेकिन इन फोर्स का डायरेक्शन जो होगा वो अपोजिट होगा, है ना। बोलो देखिए फटाफट से, हम लोगों ने यहाँ पर क्या कहा, फोर्स जो है वो कैसा होगा, अपोजिट फोर्स होगा। कैसा होगा, अपोजिट, यानी कि इसकी डायरेक्शन जो है वो एक दूसरे की विपरीत डायरेक्शन होगी। यानी कि एक ने आपके गाल पे मारा और आप उसके गाल पे मार रहे हो, तो डेफिनेटली अपोजिट हो गया। तो 2 फोर्स काम करेंगे, फोर्स का जो लेवल होगा वो सेम फोर्स होगा, लेकिन जो डायरेक्शन होगी वो अपोजिट होगी। इसके अलावा ये 2 सरफेस पर काम कर रहा है। 2 सरफेस का मतलब हो गया 2 सतह पर काम कर रहा है ना। एक तुम्हारे गाल की सतह और एक सामने वाले की गाल की सतह। अब ऐसे ही हम लोग जो है वो और चीजों के बारे में भी डिस्कस कर सकते हैं। जैसे देखो, नाव से जब तुम लोग नाव तो पानी के अंदर है, लेकिन नाव से जब तुम लोग प्लेन जगह पर आते हो तो तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम नाव को, देखना सुनना मेरी बात को, तुम नाव को जितना पीछे की ओर धकेलोगे नाव तुम्हें आगे की ओर लेकर जाएगी, है ना। तो यहाँ पर भी आपके पास में 2 फोर्स काम कर रहे हैं। बंदूक की गोली को अगर तुम अपने कंधे पर रख के चला रहे हो तो गोली जिस स्पीड से आगे की ओर जाएगी, तुम्हारा कंधा जो है वो एक बार के लिए झटका खाएगा उतना ही पीछे। क्यों खाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी एक्शन रिएक्शन रूल काम कर रहा है। कह दो कि बात समझ में आ गई। मीनिंगफुल टॉक, अरे भाई साहब गजब नाम। कभी कभी मेरा मन करता है कि साउथ इंडियन जो इंडस्ट्री है, मूवी इंडस्ट्री, उनको आप ही के नाम से तो जो है वो अपनी मूवीज चुरा लेनी चाहिए, उनके नाम रख लेने चाहिए। अच्छा, तो एक्शन रिएक्शन रूल तो आपने अपनी लाइफ में बहुत सारा देखा होगा। एक्शन रिएक्शन रूल का एग्जाम्पल जैसे कि रॉकेट जब ऊपर की ओर जा रहा है तो वो अपने पीछे, अब मैंने कल एग्जाम्पल दे दिया था कि वो अपने पीछे की तरफ जो है वो फ्यूल जो है वो रिलीज करता है। फ्यूल अगर पीछे की तरफ फोर्स लगा रहा है तो रॉकेट ऊपर की ओर जा रहा है, तो ये वाला भी किसका, एक्शन रिएक्शन का रूल है। अब आप मुझे बताइए, स्विमिंग जब आप करते हैं तो आप अपने पानी को अपने हाथों से पीछे की ओर धकेलते हैं, और वो धकेलना वाला पानी जो है ना, वो आपके जितना आपने पानी पे फोर्स लगाया, पानी कहेगा तू मेरे को पीछे करेगा, रुक, और पानी बदले में आप पे फोर्स लगाएगा, और इसके चलते जो है वो आप आगे की ओर जो है वो मूव करते हो। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। जब आप कभी ऐसी सिचुएशन में पड़ जाओ जब आपको डूबने, अब तैरना नहीं आता पर डूब रहे हैं, कुछ नहीं करना, 2 ही काम करने हैं, है ना, कुछ नहीं करना बस। अब देखो यहाँ पर भी 2 चीजें, घनत्व बट्टे आयतन। घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बट्टे आयतन। याद है कि नहीं है। कोई चीज पानी में कब तैरती है, बताओ, कोई चीज पानी में कब तैरती है, मुझे ये बताओ। जब उसका घनत्व जो है वो कम होता है। तो हमें एक्चुअली क्या करना है, हम अगर किसी भी चीज को पानी पर तैराना चाहते हैं, हमें पता है घनत्व बराबर क्या होता है, आपकी डेंसिटी बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बट्टे आयतन, है ना। यानी कि हमने कहा मास अपॉन वॉल्यूम। तो आपको अगर घनत्व को कम करना है तो वॉल्यूम को इंक्रीज कर दो। वॉल्यूम को अगर तुम इंक्रीज कर दोगे, आयतन को बढ़ा दोगे, तो घनत्व कम हो जाएगा। और इसीलिए तुमने लोगों को देखा होगा जो पानी पर ऐसे लेटे हुए रहते हैं, वो अपने आयतन को इंक्रीज कर लेते हैं, अपने दोनों पाँवों को फैला लेंगे, अपने दोनों हाथों को फैला लेंगे, है ना। और ऐसा करने से वो पानी पर जो है वो
सिर्फ फ्लॉट करने लगते हैं। आई बात समझ में? किसी भी मधुमक्खी को देखा होगा जब वो पानी में तैर रही होती है अपने पंखों को फैला लेती है। तो मतलब बेसिकली आप अगर आयतन को इंक्रीज करो तो घनत्व कम कर सकते हो, सीधी सिंपल सी बात है। तो ये सारी चीजें जो है ना वो आप लोगों की होती हैं। PYQs वैसे मैं करवाती हूँ SSC पर 4 बजे क्लास होती है, किसी को पढ़ना हो तो वहां पर पढ़ सकता है ना, क्वेश्चंस के लिए अगर आप बात कर रहे हो तो ये तो सारी चीजें हो गई आपकी न्यूटन की गति के नियम। आज मेरे को काफी टाइम हो गया, मैं इस सेशन में काफी टाइम बाद क्वेश्चंस करवाऊंगी, है ना। आज बहुत टाइम हो गया तो मेरा बड़ा मन था कि मैं आज क्वेश्चंस करवाऊं। तो लेट्स स्टार्ट गाइस, है ना, शुरू करते हैं। आज क्वेश्चंस करेंगे और जितने भी दोस्त मित्रगण सगे संबंधी रिश्तेदार व्यवहारी हैं वो सारे के सारे इस सेशन में अब जो है वो प्रॉपर ध्यान से सारे के सारे आंसर करेंगे। कुछ वक्त के बाद देन यू रियलाइज कि यार मैडम मजा तो आ रहा है, हम लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस आने लगे हैं। मैं आपने नोटिस नहीं किया लेकिन मैं पिछले 4 महीने से कुछ स्टेप लेकर चल रही थी। पहले मैं लेकर चल रही थी बहुत ही इजी क्वेश्चंस वाले लेवल को, आप लोग आपको नहीं पता लेकिन आप उस लेवल को क्रॉस कर चुके हो। उसके बाद में मैं आई थोड़े से मॉडरेट क्वेश्चंस पे। ये अभी जो लेवल चल रहा है वो मॉडरेट क्वेश्चंस का चल रहा है और अब आप कुछ 2-4 दिनों के अंदर उस लेवल को भी क्रॉस कर जाओगे और उसके बाद में हम लोग आएंगे टफेस्ट क्वेश्चन की स्पीड पर, है ना। तो हम अलग अलग लेवल के साथ पढ़ाई कर रहे हैं और मुझे ये जानकर अच्छा लग रहा है कि आप लोग अब क्वेश्चंस के आंसर दे रहे हो। आपने नोटिस किया मैं कई बार बहुत सारे क्वेश्चन सिमिलर भी ले आती हूँ। वो इसलिए लेकर आती हूँ क्योंकि मैंने जो पैरामीटर्स डिसाइड किए हैं कि इन बच्चों को ये क्वेश्चन आने चाहिए। जब तक तुम इन क्वेश्चन को सही नहीं करोगे ना, मैं तब तक इनको ही पढ़ाती रहूंगी। वही बात है कि जब तक आदमी सीधी लाइन बनाना नहीं सीख लेता हम उसे वही करवाएंगे, है ना। तो ये वाली बात है। अब एक काम करो, जितने भी बच्चे हैं यहाँ पर, जितने लाइव है ना उतने लाइक करो। ये तो बात ही गलत है कि तुम्हें कहना पड़ रहा है इस चीज के लिए भी। क्या कॉनकेव लेंस के बारे में हमने कभी पढ़ा नहीं? हमने पढ़ा, हमने कॉनकेव लेंस के बारे में पढ़ा। नीरज मैडम क्या यूज करती हैं? कॉनकेव लेंस यूज करती हैं। जब हम कॉनकेव लेंस की बात करते हैं मैंने क्या समझाया था? मैंने कहा था या तो आभासी हो सकता है या उल्टा ही हो सकता है, दोनों नहीं हो सकते। या तो सीधा वास्तविक ही हो सकता है या फिर सीधा ही हो सकता है, दोनों नहीं हो सकते। हाँ, आभासी के साथ सीधा हो सकता है और वास्तविक के साथ उल्टा हो सकता है। तो हमारी आंखों में जो इमेज बनती है वो वास्तविक बनती है क्या भाई? कॉनकेव के अंदर क्या बोलते हैं, कॉनकेव के अंदर जो है लेंस बोला है ना, रियल और उल्टी जो है वो आपके किसके अंदर बनती है? कॉनकेव मिरर के अंदर बनती है। कॉनकेव मिरर के अंदर बनती है। तो कॉनकेव लेंस के अंदर कैसी बनेगी? आभासी और सीधी बनेगी। सो गाइज वी कैन से बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। मीनिंगफुल फुल टॉक मैं बेटा बहुत धीरे धीरे ही पढ़ा रही हूँ। आपको कितने लोग स्पीड थोड़ी ज्यादा थोड़ी ना लग रही है? आई थिंक कि स्पीड ठीक है ना, इतनी भी स्लो नहीं है कि आप क्या हो कि भाई अरे मैडम ऐसी वाली कोई बात नहीं है। ये जो आप लोगों को डायग्राम दिखाई दे रहा है ये डायग्राम आपकी किसका है? ये कॉनकेव लेंस का है। जो बच्चा डेली क्लास देखता है उसको पता है कि दीदी ने बता रखा है कि यार कैसे बनेगा, है ना, ये तुम सबको पता है। तो हम लोगों ने यहाँ पर बात कर ली और आपको इमेज के बारे में ध्यान रखना है कि इमेज हमेशा जो है वो कैसी बनेगी? छोटी बनेगी, रियल नहीं बनेगी, वर्चुअल बनेगी, लेकिन उल्टी सीधी बनेगी। तो ये वाली सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखनी है। कौन से रोग के अंदर हम कॉनकेव का यूज करते हैं? तो आप सभी को पता है कि मायोपिया यानी कि निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष का मतलब यही है कि दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई दे रही। और कह दो कि दीदी बात समझ में आ गई। सो वी कैन से गाइस देन बी विल बी द वेरी राइट आंसर कि विटामिन को अपनी सक्रियता के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है ना। कोबाल्ट से नाम आते ही कौन सा विटामिन का केमिकल नेम याद आता है? बताओ फटाफट से। कोबाल्ट का नाम आते ही कौन से का केमिकल नेम याद आता है? कोबाल्ट का नाम सुनते ही आपको एक ही शब्द याद आना चाहिए, साइनोकोबालेमीन। साइनोकोबालेमीन और साइनोकोबालेमीन है अगर तो आप बता सकते हैं कि कोबाल्ट और साइनोकोबालेमीन आई थिंक सो विटामिन B12 का नाम है। I'm right? तो विटामिन B12 का नाम है, ना ही D का है, ना ही B2 का है और ना ही A का है। तो हम कहेंगे विटामिन B12 विल बी द वेरी राइट आंसर। सत्याजीत शर्मा पढ़िए। गीता, द हैंगर, नेहा, ज्योति, राज, अजय, नवजोत, मनीष, सौम्या,
और कौन कौन है, कल हम लोग एनर्जी वाली क्लास पढ़ेंगे, एनर्जी की थियोरी पढ़ेंगे। तो यहाँ जितने भी बच्चे हैं वो कल की क्लास में रेगुलर बने रहना। कल हम एनर्जी के क्वेश्चंस, एनर्जी की थियोरी पढ़ने वाले हैं। आंसू गैस का एक घटक जो है वो कौन सा है, अगर आपके पास में आंसू गैस के बारे में आप लोगों ने कभी भी सुना हो तो आंसू गैस के अंदर ना इथेन नहीं डाली जाती है, आंसू गैस के अंदर इथेनॉल नहीं डाली जाती है। मैंने इथेनॉल के बारे में आज सुबह की क्लास में बताया था कि एथ का मतलब 2 कार्बन और ऑल आ जाता है तो OH हो जाता है। बोलो याद होगा, सुबह 10 बजे जो क्लास होती है ALP वाली, उसके अंदर मैंने PYQs करा रही हूँ तो उसमें मैंने बताया था ईथर नहीं होगा, क्लोरोप्रिक्रिन होगा। आंसू गैस के अंदर हम क्लोरोप्रिक्रिन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं बेटा, क्लोरोप्रिक्रिन का यूज करते हैं। आप सभी का आंसर गलत है, इथेन, इथेनॉल, ईथर नहीं होगा, क्लोरोप्रिक्रिन यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो डी विल बी द वेरी राइट आंसर। आंसू गैस के काफी सारे जो है वो आपको वो चीजें मिलेंगी कि आंसू गैस आपके ब्रेन के जो है वो साइन को इफेक्ट करता है। आंसू गैस से कफ हो सकता है, कॉन्ट्रैक्शन हो सकते हैं, है ना, म्यूकस प्रोडक्शन हो सकते हैं। इसके अलावा आपको बहुत ज्यादा सीवियर पेन हो सकता है। तो आंसू गैस के ये सारे के सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा जा रहा है। आज क्वेश्चंस करेंगे क्योंकि बहुत दिन हो गए इस क्लास में क्वेश्चंस किए। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन यूकैरियोटिक सेल इज मेड अप ऑफ, देखते हैं कि आप इसका आंसर सही कर पाते हैं। वेरी गुड इवनिंग संदीप, गुड़िया और नितिन वर्मा। चलिए राजा की रानी तू पढ़ेगी कि नहीं पढ़ेगी ये बता। चलिए कोई बात नहीं मिस्टर मोहम्मद, ओके। चलिए अब आंसर कीजिए एंड गाइस शेयर द सेशन को शेयर कीजिए फटाफट से। आगे देखिए क्या कहा जा रहा है, यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल में फंगाई आएगा क्या, डेफिनेटली फंगाई आएगा। एल्गी आएगा क्या, एल्गी डेफिनेटली आएगा। ह्यूमन सेल आएगा, डेफिनेटली ह्यूमन सेल आएगा। एंड प्लांट सेल इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ यूकैरियोटिक सेल। तो हम कह रहे हैं कि भाई यूकैरियोटिक सेल के अंदर प्लाज्मा झिल्ली कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा लेमा, सेल मेम्ब्रेन, इन तमाम सारे नामों से जाना जाता है। तो हम कह रहे हैं कि ये किससे मिलकर बनी होगी, तो क्या ये फॉस्फोलिपिड से बनके बनी होगी कि लिपोप्रोटीन से मिलकर बनी होगी, फॉस्फोलिपोप्रोटीन से या फिर फॉस्फोप्रोटीन से। तो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है कि जब जब हम बात करते हैं किसकी, जब वेरी गुड, एब्सोल्युटली राइट, हम बात करेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम क्या बात करेंगे यहाँ पे, फॉस्फोलिपिड से मिलकर बनी होती है। तो ए विल बी द वेरी राइट आंसर, है ना। अच्छा एक और चीज बताती हूँ, हमारे शरीर की कोशिका भित्ति है ना, तो यहाँ पर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन यानी कार्बोहाइड्रेट तो होगा ही होगा। सबसे ज्यादा जो चीज पाई जाएगी वो प्रोटीन पाया जाएगा। इस चीज का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। यहाँ पर 2 सेल हैं। ये सेल आपकी कौन सी सेल है, ये आपकी बैक्टीरियल सेल है। मैडम कैसे पता लगा, ये बैक्टीरियल मान लो चाहे प्रोकैरियोटिक सेल कह दो। और यहाँ पर जो सेल आपको दिखाई दे रही है जिसके अंदर न्यूक्लियस और मल्टीपल सेल ऑर्गन है, और ये आप लोगों की यूकैरियोटिक सेल है। इज इट क्लियर। यहाँ पर काफी सारी चीजें आपको यूकैरियोटिक सेल में मल्टीपल चीजें देखने को मिलती हैं, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कुछ नहीं, बहुत लिमिटेड चीजें होती हैं। लाइक राइबोसोम होता है, और राइबोसोम भी छोटा वाला 70S राइबोसोम होता है। वहां पर DNA RNA जो होता है ना छोटी वाली सेल में, प्रोकैरियोटिक में, वो पानी के अंदर ही तैरते रहते हैं। लेकिन यूकैरियोटिक सेल के अंदर वी हैव अ स्पेशल ऑर्गन फॉर ऑल दिस थिंग्स कॉल्ड न्यूक्लियस। हमारी बॉडी का जैसे सेंट्रल क्या होगा, जैसे कि आप जैसे भारत की राजधानी की बात करते हैं, आप कहते हो भाई दिल्ली है, सेंटर है वो, है ना। वैसे ही कोशिका का सेंटर क्या है, आपका न्यूक्लियस है। जैसे दिल्ली एक ऑपरेट कर रही है ना पूरे सिस्टम को, वैसे ही आपका न्यूक्लियस ऑपरेट करता है आपकी सेल के सिस्टम को। इज इट क्लियर, मैसेज करो फटाफट से, इज इट क्लियर कि नहीं। रवीना बहुत कह रही है मैडम बहुत दिनों बाद में आ रहे हैं। सत्याजीत ये क्वेश्चन तो मैंने इतनी बार आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ, अब तो आपको कहना ही नहीं चाहिए कि दीदी नहीं आ रहा कुछ, इसमें समझने वाली तो कोई बात ही नहीं थी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड द पावर प्लांट ऑफ द सेल। तो पावर प्लांट हम किसे कहते हैं, जिसके अंदर पावर हो, जिसके अंदर एनर्जी हो। और एनर्जी देने वाला कौन हो सकता है, पावर हाउस हो सकता है। पावर हाउस कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्यों पावर हाउस है, माइटोकॉन्ड्रिया इसलिए पावर हाउस है क्योंकि आपकी ऑल ओवर सेल के अंदर 38 ATP बनता है, और 38 ATP में से अकेला 36 ATP का निर्माण जो है आपका माइटोकॉन्ड्रिया करता है। माइटोकॉन्ड्रिया इन हिंदी इसे सूत्रगणिका, है ना। और आपको मैं बताऊं, पिछले जन्म में माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक सेल ही थी,
अब आपको इस बात का समझ नहीं आया होगा, पिछला जन्म मतलब माइटोकॉन्ड्रिया पूर्व जन्म में प्रोकैरियोटिक सेल हुआ करती थी, लेकिन इस जन्म में माइटोकॉन्ड्रिया वो प्रोकैरियोटिक सेल ही डेवलप हो गई, तो वो तो सेल ऑर्गन बन गई और फिर उसके इर्द गिर्द जो है वो एक नई जो है वो कोशिका का डेवलपमेंट हो गया। तो माइटोकॉन्ड्रिया बिल्कुल वैसा ही सेल ऑर्गन है जो फीचर्स माइटोकॉन्ड्रिया के पास है ना यूकैरियोटिक सेल में, एक्चुअली प्रोकैरियोटिक सेल में उतने ही फीचर होते हैं, है ना। नहीं समझ में आया होगा मुझे पता है। देखो प्रोकैरियोटिक सेल जो होती हैं जैसे कि बैक्टीरिया वाली सेल है तो वो तो सेल है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया तो उस डेवलप कोशिका का सेल ऑर्गन है। तो सेल ऑर्गन के अंदर वो सारी चीजें हैं जो किसी कोशिका में पाई जा सकती है। गोल्जी बॉडी क्या काम करता है बताओ जरा, है ना। राइबोसोम तो प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है और लाइसोसोम तो डस्टबिन की तरह काम करता है। डे डुवे नाम का साइंटिस्ट था जिसने इसको डिस्कवर किया था। चलिए जी चलिए, अगला क्वेश्चन आप ही बताएंगे मुझे और फटाफट से जवाब दो। और यहाँ पर जितने भी दोस्त हमारे हैं उस गाइस सेशन को शेयर करेंगे, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। चलो चलो अब बातें नहीं करेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ अ हैवी वाटर, देयर इज द यूज डिफरेंस बिटवीन हैवी वाटर, हार्ड वाटर और क्रिस्टलाइन वाटर और एक नॉर्मल वाटर। मैं आज आपको पानी के भी विभिन्न प्रकार बताती हूँ। तुमने कितने प्रकार का पानी देखा, हम कह रहे हैं एक हमारे पास में है भाई नॉर्मल वाटर, है ना। एक होता है हमारे पास नॉर्मल वाटर, एक होता है हमारे पास में हैवी वाटर, है ना। एक हमारे पास में जो होता है वो होता है हार्ड वाटर, है ना। एक हमारे पास में होता है जिसे हम क्रिस्टल वाटर के नाम से भी जानते हैं, क्रिस्टल वाटर के नाम से भी जानते हैं। तो ये क्रिस्टल वाटर क्या है, क्रिस्टल वाटर जिसे हम क्रिस्टलीय जल कह रहे हैं, ये कैसा दिखाई देता है। हार्ड वाटर जिसे हम लोग भारी कठोर जल कह रहे हैं, कठोर जल क्या होता है। और हम कह रहे हैं हैवी वाटर जिसे हम भारी जल भी कहते हैं। नॉर्मल वाटर तो आपको पता है कि H2O होता है, वो नॉर्मल वाटर होता है। इसी हाइड्रोजन का अगर समस्थानिक हम ले लें, समस्थानिक हम ले लें, समस्थानिक जिसे हम लोग आइसोटोप कहते हैं, और इस हाइड्रोजन का आइसोटोप होता है ड्यूटीरियम। तो ड्यूटीरियम अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो इसे हम कहते हैं भारी वाटर। अब सुनो, नॉर्मल वाटर का जो भार है यानी कि नॉर्मल वाटर का जो वेट है वो आता है 18, लेकिन हैवी वाटर है तो इसका वेट आता है 20 और इसीलिए इसे हम जो है वो हैवी वाटर के नाम से जानते हैं। नो कलर, कोई कलर नहीं है हर्षित, कोई कलर नहीं है ना। ये वाली चीज आपको ध्यान रखनी है। प्रदीप मैं देख लेती हूँ बेटा एक बार, ठीक है। पूजा बताओ देखिए समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। सत्याजीत बताओ देखिए समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। आलिया, मंजी, पूजा, उमा, शुभल, कृतिका, प्रिंस, सिंचन, मीनिंगफुल टॉक, मिस क्वीन, सब लोग मैसेज करो कि समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। हार्ड वाटर में क्या होता है तो नॉर्मल पानी, लेकिन इस नॉर्मल पानी के अंदर कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम की इम्प्योरिटीज होगी, अगर अशुद्धियां होंगी अगर कैल्शियम और मैग्नीशियम की, तो उसको हम लोग कठोर जल कहते हैं। साबुन के साथ ऐसे पानी के अंदर झाग नहीं आता, है ना। ये वाली चीज ध्यान रखना है। तो हम कह रहे हैं कि पानी के अंदर अगर कैल्शियम के क्लोराइड्स हो, या तो कैल्शियम के क्लोराइड्स हो या फिर कैल्शियम के सल्फेट्स हो, है ना, या फिर मैग्नीशियम के क्लोराइड्स हो और मैग्नीशियम के सल्फेट्स हो, तो ऐसे पानी के अंदर झाग नहीं बनते और वो हमारी फिर सफाई नहीं होती ढंग से, इसलिए हम इसे हार्ड वाटर के नाम से जानते हैं। पर क्रिस्टल वाटर क्या होता है, मुझे कपड़े धोने के सोडे का फॉर्मूला बताओ, कपड़े धोने के सोडे का फॉर्मूला बताओ। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा, आंसर करो। I'm waiting for your answer guys. What is the formula of washing soda? जल्दी जल्दी बताओ, चलो चलो जल्दी बताओ। वॉशिंग सोडे का फॉर्मूला क्या है? वॉशिंग सोडे का फॉर्मूला है Na2CO3। ना पूरा फॉर्मूला बताओ। .10H2O होता है, इसका पूरा फॉर्मूला है Na2CO3.10H2O। हार्ड वाटर कहाँ पर पाया जाता है गुलशन? जैसे मैं बताती हूँ, मैं आपकी मैडम ना राजस्थान, आपने सुना है खारे पानी की झील सांभर लेक, सुना है नहीं सुना? तो वहां पर क्या है रुखसाना जी, मैं पढ़ा चुकी हूँ, 2 दिन से मैंने थियरी ही पढ़ाई है, शायद आप आई नहीं। इस क्लास को शुरू करने से पहले भी मैंने थियरी पढ़ा दी, है ना। और कल लास्ट क्लास देख लेना, लॉ ऑफ मोशन, गति के नियमों के बारे में मैंने कल ही पढ़ा दिया था। क्वेश्चंस के बारे में आप जानते हैं कि आपको क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे। आप क्वेश्चन पढ़ने के लिए या फिर अगर आप साइंस पढ़ना चाह रहे हैं तो आप SSC पर पढ़ सकते हैं, है ना। 4 बजे क्लास होती है, पर ठीक है। विश्वजीत जी और कौन कौन है? मिस्टर शिवेंद्र, रामकेश, मधु, अभिषेक, हर्षित और बाकी सारे लोग ना। Na2CO3
आपके वॉशिंग सोडे का फॉर्मूला नहीं है, इसका पूरा फॉर्मूला है .10H2O। इसके अलावा अगर आप जिप्सम के फॉर्मूले की बात करेंगे तो वो होता है CaSO4, है ना, CaSO4.2H2O। और अगर आप प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करोगे तो उसका फॉर्मूला होता है CaSO4.12H2O। तो आपने यहाँ पर नोटिस किया, ये डॉट लगाकर आप जब भी किसी वाटर के बारे में बता रहे हो तो ये एक्चुअली क्रिस्टल वाटर होता है, यानी कि ऐसा पानी जो अपना वक्त बदल चुका है, जज्बात बदल चुका है, हालात बदल चुका है। समझ आया कि नहीं? जो पूरी तरह से कन्वर्ट हो चुका है सॉलिड फॉर्म में, जो अपनी क्वालिटीज बदल चुका है। बोलो, देखिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो ये अपनी पूरी क्वालिटीज बदल चुका है, ये जैसा था पानी वैसा बिल्कुल नहीं है। इसके अंदर जो लिक्विड वाले जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते थे, लिक्विड वाली जो प्रॉपर्टीज होती थी, सब बदल चुकी हैं। तो भाई ये ना क्रिस्टल हो चुका है। अब ये पानी की जैसा पानी नहीं रहा, तो इसको हम क्रिस्टल वाटर कह देते हैं। कह दोगे दीदी बात समझ में आ गई? तो देखो अलग अलग प्रकार के पानी, तो खारे पानी, जहां पर खारा पानी होता है ना, वहां पर आप कह सकते हो जहाँ पे पानी में बहुत गंदगी है, इम्प्योरिटीज है, खारा पानी है, तो वहां पर आपका हार्ड वाटर मिलता है। कह दो कि बात समझ में आ गई? सुमित साहू, पढ़ना है कि नहीं पढ़ना? आधे लोग तो पंचायती करने आते हैं बस यहाँ पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ हैवी वाटर? तो हैवी वाटर की क्या प्रॉपर्टी नहीं है? पानी कहाँ गया? हम लोग यहाँ पर कह रहे हैं हैवी वाटर की क्या प्रॉपर्टी नहीं है भाई? तो यह संक्षारण पैदा करता है, यह पानी का हिमांक सामान्य पानी की तुलना में अधिक होगा। भाई इसका हर चीज ही सामान्य पानी की तुलना में अधिक ही होगी। तो भारी पानी का क्वथनांक जो है वो सामान्य पानी की तुलना में कम होता है, ठीक है, और घनत्व जो है सभी पानी की तुलना में अधिक होता है। तो ये वाली चीज उल्टी है, बाकी सारी की सारी चीजें जो है वो आप लोगों की सही लिखी हुई है। सिरके का रासायनिक नाम क्या होता है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सिरका? मैम कब से बैच स्टार्ट है? मैं अनुराग अभी क्लास के लास्ट में बता दूंगी कि आपका बैच जो है वो कब से स्टार्ट है, सो डोंट वरी, ठीक है। ये वाली चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विनेगर? विनेगर का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विनेगर? तो सिट्रिक एसिड तो बिल्कुल नहीं होता, एसिटिक एसिड होता है क्या? हाँ बिल्कुल एसिटिक एसिड होता है, CH3COOH। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पायरुविक एसिड या मैलिक एसिड? मैलिक एसिड किसमें पाया जाता है? लिख लो, APPLE, एप्पल, एप्पल माने सेब, तो इसके अंदर पाया जाता है मैलिक एसिड। इट्स गुड फॉर योर हेल्थ। एप्पल के अंदर जो पोटेशियम होता है वो आपके हार्ट के लिए बहुत जरूरी होता है। दिन का एक एप्पल खाओगे तुम्हारा दिल जो है वो मजबूत रहेगा। पायरुविक एसिड कहाँ पर पाया जाता है? तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि पायरुविक एसिड जो होता है आप लोगों का, आप जब एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हो, एनारोबिक रेस्पिरेशन का मतलब हुआ अनॉक्सी श्वसन। जब आप अनॉक्सी श्वसन करते हो तो आपकी बॉडी के अंदर पायरुविक एसिड बनता है, और यही पायरुविक एसिड आगे चलकर जो है वो लैक्टिक एसिड का निर्माण करता है। यही पायरुविक एसिड आगे चलकर किसका निर्माण करता है लाला? लैक्टिक एसिड का निर्माण करता है। चलो फटाफट से आंसर करो कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है? थैंक यू जी, थैंक यू रुखसाना जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी हो तो बता दीजिएगा, आपकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। बाकी सेशन को सब लोग शेयर करेंगे, है ना, ये वाली चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। पायरुविक एसिड कहाँ पाया जाता है? तुम्हारे पूछने से पहले ही मैंने बता दिया कि जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हो, जब आप प्रॉपर सांस नहीं लेते हो, तो उस केस में क्या होता है, आपकी बॉडी में एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। और एनारोबिक रेस्पिरेशन का मतलब यही है कि भाई लास्ट प्रोडक्ट लैक्टिक एसिड बनेगा, मांसपेशियों में दर्द होगा। तो वो लैक्टिक एसिड किससे मिलकर बना है? वो आपके इसी पायरुविक एसिड से मिलकर बना है। सर्वाधिक कोयले की मात्रा किसमें पाई जाती है? मुझे नहीं लगता कि इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी होनी चाहिए। एंथ्रासाइट कह दूं क्या मैं? एंथ्रासाइट, तुम पागल हो? लिग्नाइट होगा क्या? पक्का पागल हो गए हो अब तो तुम, हैं? तो हम लोग यहाँ पे कहेंगे एंथ्रासाइट विल बी द वेरी राइट आंसर। तो शुगर, अमाइनो एसिड एंड न्यूक्लियोटाइड्स आर, तो भाई शुगर जो है वो पॉलीसेकेराइड का एग्जाम्पल है क्या? शुगर पॉलीसेकेराइड का एग्जाम्पल है। अमाइनो एसिड, देखो प्रोटीन का तो नहीं है शुगर, पॉलीसेकेराइड न्यूक्लिक एसिड का भी नहीं है। या तो पॉलीसेकेराइड यहाँ पर है या फिर पॉलीसेकेराइड यहाँ पर है। अमाइनो एसिड के घटक हैं, तो अमाइनो एसिड किससे? प्रोटीन का एग्जाम्पल है न्यूक्लिक एसिड का। और न्यूक्लियोटाइड जो है वो मिलकर क्या बनाता है? न्यूक्लिक एसिड बनाता है क्या? अब या तो ए आंसर होगा या फिर डी आंसर होगा। अब तुम दिमाग लगा लो और आंसर कर दो। तो अमाइनो एसिड किसका घटक होगा? अमाइनो एसिड क्या बनाएगा बताओ? चलिए जी, चलिए आंसर बताइए कि क्या यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आलिया, प्रिंस, गीता,
देखो शरीर के सबसे बड़े ऑर्गन की जब बात आती है तो देखो दो ऑप्शन होते हैं, या तो लीवर, वैसे कई बार क्या होता है कि स्किन को भी आप ना इसी में ऐड कर लेते हो, है ना। तो अगर आपसे पूछे, अब देखो यहाँ पर भी है कि लीवर वैसे तो देखा जाए तो किसी भी प्रकार का ना कोई ऑर्गन नहीं है ना। स्किन पे भी यहाँ पे दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, एक स्किन का बनता है और एक लीवर का बनता है, तो डिपेंड करेगा आपसे कौन सा क्वेश्चन जो है वो पूछा जा रहा है, तो ये वाली चीज का आपको ध्यान रखना है। चलो जी, चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर जो है वो क्या पूछा जा रहा है, तो डेफिनेटली ए आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या पूछा जा रहा है। बहुत बढ़िया, जितने भी लोगों ने ए आंसर किया ना, वेरी गुड। अगली बात पूछी जा रही है कि द कॉक सेल एज द इम्प्रूविंग वाटर। आपसे पूछा जा रहा है कि कॉक सेल पानी के लिए अभेद्य होती हैं, और कॉक सेल के अंदर कॉक जो होता है उसके अंदर गुण जो है वो बेसिकली कौन सा होता है, उसके अंदर क्या होता है जो कि अभेद्य होता है, जिसमें पानी ऐड नहीं। देखो कॉर्क अगर मैं बात कर रही हूँ, अगर मैं किसकी बात कर रही हूँ, कॉर्क की बात कर रही हूँ, तो डेफिनेटली कॉर्क के अंदर सेल्यूलोज होगा, डेफिनेटली कॉर्क के अंदर क्यूटीन होगा, डेफिनेटली कॉर्क के अंदर सुबेरिन होगा, और डेफिनेटली कॉर्क के अंदर ग्लूकोज होगा। लेकिन आपसे पूछा जा रहा है जो पानी के लिए जो है वो क्या हो, रास्ता नहीं देता हो, अभेद्य हो, वो क्या वजह होगी। तो आपको ध्यान रखना है इसके अंदर जो सुबेरिन नाम का पदार्थ होता है ना, इस सुबेरिन नाम के पदार्थ के कारण पानी नहीं जा सकता उसके अंदर, है ना। 9 बजे वाली क्लास पुष्पेंद्र मैं बता रही हूँ, एसएससी पर जो 9 बजे क्लास होती थी वो 9 बजे वाली क्लास अब समय थोड़ा सा आगे हो गया है, बस 4 बजे होती है ना। एसएससी पर अगर कोई क्लास पूछ रहा है तो वो 4 बजे होती है, ये वाली चीज आपको ध्यान रखनी है। दैट इज द बेसिक थिंग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग द एसिड इज नॉट अ वाइटामिन। आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि भाई निम्नलिखित में से कौन सा वाइटामिन, अम्ल जो है वो वाइटामिन नहीं है। तो फॉलिक एसिड वाइटामिन का नाम होता है क्या? हाँ, फॉलिक एसिड तो विटामिन B9 होता है ना, जिसको हम लोग जो है वो किस नाम से जानते हैं, फॉलिक एसिड के नाम से जानते हैं। पेंटोथेनिक एसिड को हम लोग विटामिन B5 के नाम से जानते हैं। एस्कॉर्बिक एसिड को हम एस्कॉर्बिक एसिड कौन सा विटामिन होता है, विटामिन C होता है क्या? एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन C होता है क्या? और ये बच्चे 600 650 से आगे क्यों नहीं जा रहे, मुझे यही समझ नहीं आ रहा भाई। ये बच्चे 600 650 से आगे क्यों नहीं जा रहे? वो 200 बच्चे कौन है जिन्होंने सेशन को लाइक भी नहीं किया, ठीक है, ये वाली चीज भी ध्यान रखनी है। चलो बताओ फटाफट से। तो हमने यहाँ पर कहा ऑलिक एसिड किसी प्रकार का विटामिन नहीं है, और एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन C होता है, इस चीज का भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि आयोडीन द्वारा कीटनाशक के रूप में पानी के शुद्धिकरण के बाद में किस विटामिन की एक गोली लेने की सलाह दी जाती है? तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन C। कौन से विटामिन C, कौन से को लेने की सलाह दी जाती है? विटामिन C को। अभी कुछ दिनों पहले कुछ बच्चे मेरे से पढ़ रहे थे कि मैडम व्हाट इज द डिफरेंस, अभी पेड बैच वाले बच्चे भी होंगे यहाँ पे, और उनको हम लोगों ने पढ़ाया था कि डिफरेंस बिटवीन सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच ऑफ दीज द फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव अ बॉडी यूनिफॉर्मली इन सर्कल। यानी कि मैंने किसकी टांग पकड़े, राजू की टांग पकड़ी, राजू को पकड़ा और राजू को उठाया। अब राजू की टांग मेरे हाथ में, राजू नीचे लटक रहा है, ठीक है। राजू की टांग पकड़ी और मैं राजू को ऐसे गोल गोल घुमा रही हूँ। जब राजू को इस तरीके से घुमा रही हूँ तो देखो वो एक केंद्र के चारों ओर घूम रहा है ना, केंद्र के चारों ओर घूम रहा है। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो हमने राजू की टांग पकड़ी और हम जब राजू को इस तरीके से केंद्र के चारों ओर घुमा रहे हैं, तो कोई भी चीज अगर केंद्र के चारों ओर घूम रही है तो केंद्र उस पर एक फोर्स काम कर रहा है, और केंद्र के उस फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स के नाम से जानते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स के नाम से जानते हैं। लेकिन जैसे ही राजू को घुमाते राजू को मैंने छोड़ दिया, राजू को घुमाते राजू को जब मैंने पकड़ रखा था तो राजू केंद्र के चारों ओर घूम रहा था। राजू केंद्र के चारों ओर घूम रहा है तो राजू पे सेंट्रीपिटल फोर्स काम कर रहा है। मैंने घुमाते छोड़ दिया, तो अब राजू कहां जाएगा? केंद्र से दूर, है ना, क्योंकि इतनी देर जो केंद्र पे फोर्स काम कर रहा था वो अब केंद्र से दूर जाएगा, और केंद्र से दूर जाएगा तो यहाँ पर जो है वो कौन सा फोर्स होगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा इस केस में। कह दो कि बात समझ में आ गई, कह दो कि दीदी बात समझ में आ गई। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको एज अ समझना होगा। अब देखो ऐसा नहीं है, मैं बड़े प्यार से ऐसे किसी का भी जो है वो बेसिकली नाम ले लेती हूँ। राजू को नाराज होने की जरूरत नहीं है, राजू नाराज तो नहीं होंगे ना भाई, अपनी दीदी से कोई नाराज नहीं होते, मुझे पता है, बहुत प्यारे बच्चे हैं, बहुत प्यारे बच्चे हैं ना, ठीक है। ऐसे कोई भी पकड़ लेते हैं अपन तो एग्जाम्पल के लिए, ऐसे नाराज दुखित किंतु परंतु करने की जरूरत नहीं। राजू को कैच कर लिया था, उधर मैंने कालीन भैया को बिठा रखा था, कालीन भैया उधर राजू को कैच कर लिए थे, चिंता मत करो। ये लो तुम्हारा राजू वापस ले लो, ये लो, आ गया राजू वापस। चलो आगे देखो क्या कहा जा रहा है।
विच ऑफ द फॉलोइंग द स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो निम्नलिखित में से कौन सही है, ये आप लोगों को यहाँ पर जो है वो बेसिकली बताना है ना। नहीं, राजू भैया वापस लौटा दिए गए हैं आपको सही सलामत, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। आगे देखिए क्या यहाँ पर कहा जा रहा है, हम लोग बोल रहे हैं कि गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण जो है वो भूमध्य रेखा और ध्रुवों पर समान होता है। बोला है कि कौन सा कथन सत्य है, तो भाई भूमध्य रेखा और ध्रुवों पर कैसे इक्वल हो सकता है, तो हम फालतू ही श्रीहरिकोटा सतीश धवन से रॉकेट लॉन्च करते हैं, ये बात तो बिल्कुल गलत है। गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है वो ध्रुवों पर अधिकतम होता है डेफिनेटली, है ना। हम यही तो कह रहे हैं कि ग्रेविटेशनल एक्सलरेशन जो है वो पोल पर ज्यादा होता है। 4 बजे तो, अरे देखो यार, भूपेंद्र जी कह रहे हैं कि मैडम 4 बजे तो दिल्ली पुलिस की क्लास होती है। मैं बार बार चीख चीख के कह चुकी हूँ कि मेरी क्लास में अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है तो तुम राजस्थान इंडिया का कोई भी एग्जाम दे लो जिसमें साइंस आती है ना। अब नीट का तो देना मत, क्योंकि वो तो थोड़ा लेवल हाई हो जाता है, लेकिन जिसमें जनरल साइंस आती है, तुम किसी भी एग्जाम को उठाकर देख लो, तुम अपनी क्लास से सॉर्ट कर पाओगे उनको। अब मैं इतना बोल चुकी हूँ, अब इससे ज्यादा तो मैं क्या ही बोलूं। अगर मैं कोई स्पेसिफिक उस पर एग्जाम लिखवा रही हूँ तो उसके लिए तो वो है ही है, लेकिन बाकी लोग भी जो है वो उसे पढ़ सकते हैं। ये मैं बार बार कह चुकी हूँ, अब हर बार नहीं कहूंगी, है ना। तो ये वाली चीज आपको ध्यान रखनी है। द एक्सलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी लीस्ट ऑफ द पोल, तो ऐसा तो होता नहीं है। हम कह रहे हैं कि बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अधातु सबसे अधिक विद्युतऋणी है। पूरी पीरियोडिक टेबल 1 से शुरू होती है, 1 से 2 आपका एस व्लॉग होता है, बोलो हाँ कि ना। मैंने पीरियोडिक टेबल अभी पढ़ाई है। 3 से लेकर 12 तक आपका डी व्लॉग होता है, बोलो हाँ कि ना। और 13 से लेकर 18 तक आपका पी व्लॉग होता है। आप जब अपनी पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो 18वें ग्रुप में आपका आता है हीलियम फैमिली। हीलियम फैमिली तो रिएक्शन करती नहीं है, तो हीलियम फैमिली तो जो है वो 0 हो जाएंगी। 17वें ग्रुप में आती है आपकी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब इसके अंदर भी सबसे ऊपर क्या आ रहा है, फ्लोरीन, तो -1 चार्ज होता है इस पे, और माइनस में जितना कम चार्ज एक्चुअली वो सबसे बड़ा जो है बड़ा माना जाता है माइनस में। तो हम सीधी सिंपल सी बात कर देंगे, तुम नियॉन की बात क्यों कर रहे हो, तुम एक थाली के चट्टे बट्टे हो, तुम एक थाली के, सब एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। वो कहते हैं ना कि जैसे ही नदी का बहाव जिस तरफ था उसी तरफ मुड़ लिए तुम। बुद्धि लगाने की जरूरत ही नहीं थी तुम लोगों को। मैं कह रही थी कि हाइड्रोजन बॉन्ड भी बनाता है, पता है कि नहीं पता तुम लोगों को, कि हाइड्रोजन जो होता है वो एक स्पेशल बॉन्ड शो करता है। हाइड्रोजन के कुछ खास है, बॉन्ड लिखना था, बॉम्ब लिख दिया। हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करती हूँ तो हाइड्रोजन 3 स्पेशल एलिमेंट्स के साथ में रिएक्शन करता है, वो है फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। फ्लोरीन पे होता है -1 चार्ज, ऑक्सीजन पे होता है -2 चार्ज, और नाइट्रोजन पर होता है -3 चार्ज। तो ये इनके साथ अलग से बॉन्ड शो करता है ना। ये वाली चीज आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखनी है। और अलग से शो करता है तो हम लोगों ने कह दिया -1, -2 और -3, दैट इज द बेसिक थिंग। अनदर क्वेश्चन, अनदर क्या होता है मैडम, अनदर होता है ना। देखो चलिए, अरे शहजादी क्वीन, तुम्हें पता तो है कि 4 बजे क्लास होती है भाई, कितनी बार पूछोगे, मैं तो बता के थक गई हूँ, अब क्या ही करूं। चलिए आगे देखते हैं क्या कहा जा रहा है कि व्हाट डू वी कॉल अ पर्सन, अब पर्सन बोल रही हूँ, ओहो, a process in which water is absorbed by the solid collides causing an enormous increase in volume। आपसे बोला जा रहा है कि उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें पानी ठोस कोलाइड द्वारा अवशोषित हो जाता है और आयतन में भारी। अब देखो ना, एब्जॉर्ब कर रहे हैं और आयतन भी बढ़ रहा है। एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो इम्बाइबेशन बोलेंगे, है ना। डिफ्यूजन, परमिएबिलिटी और इनहेलेशन तो बिल्कुल नहीं बोलेंगे, इसे इम्बाइबेशन बोलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि अनुवांशिकी के जनक कौन थे, तो भाई अनुवांशिकी के जनक मेंडल भैया थे ना। तो सर ग्रेगर जॉन मेंडल को हम लोग यहाँ पर कहेंगे। ग्रेगर जॉन मेंडल ने जो है ना वो बेसिकली आज 4 बजे वाली क्लास में मॉक टेस्ट करवाऊंगी। अरे यार चुप रहो तुम, अभी पढ़ो। हम कह रहे हैं कि भाई मेंडल जी थे और मेंडल भाई साहब ने क्या किया, मेंडल भाई साहब ने ना एक काम किया जो सबसे महत्वपूर्ण था। उन्होंने लॉ ऑफ जो है वो क्या दिया था, जेनेटिक्स के लॉ दिए थे, 3 लॉ दिए थे, लॉ ऑफ डोमिनेंसी, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस असॉर्टमेंट, प्रभाविता का नियम, अप्रभाविता का नियम और स्वतंत्र अपव्यवहन का नियम। और इसी के इर्द गिर्द आपकी जेनेटिक्स चलती है। पर अभी तक भी जो है 150 लोग ऐसे हैं जिन्होंने लाइक और लाइव को इक्वल नहीं किया।
तो भैया ऐसी तो मत किया करो, है ना। सबसे मीठी शर्करा वही होगी जो नेचर से मिलेगी, और नेचर से मिलने वाली शर्करा कौन सी होती है? फ से फ्रूट, फ से फ्रक्टोज। और नेचर से ऐसा नहीं है कि भाई ये शुगर प्लांट्स में नहीं मिलती या फिर मीठा बर्फी जितना ही मीठा हो, ऐसी बात नहीं है। आपको ये ध्यान रखना है कि भाई नेचुरल शुगर आपकी फ्रक्टोज होती है, सब्जियों में भी ये पाई जाती है, फ्रूट्स में भी ये पाई जाती है, हर जगह ये पाई, शहद में भी ये पाई जाती है, इस सीमन में भी ये पाई जाती है। तो नेचर से जितनी भी चीजें मिल रही हैं जिसमें चीनी है वो इसी में ही है।